स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का YouTube के इस वृहद प्लेटफॉर्म पर। CGPSC 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आजाद CGPSC एकेडमी के द्वारा संपूर्ण सामान्य अध्ययन रिवीजन वीडियो सीरीज हमारे द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके एक फिक्स टाइम टेबल के अनुसार आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण नगरीय निकाय के बारे में। मतलब इसी एक वीडियो के अंतर्गत आपको संपूर्ण नगरीय निकाय कवर करवा दिया जाएगा, उस प्रकृति को ध्यान में रखकर जिस प्रकृति के प्रश्न CGPSC के द्वारा पूछे जाते हैं। मतलब उस डेप्थ तक हम जाने वाले हैं जिस डेप्थ तक CGPSC अपने प्रश्न नगरीय निकाय से पूछता है। क्लियर है? तो कोई भी बातें अगर एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करवाई जा रही है, उसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि उसे हम जल्दी जल्दी भगा देंगे। हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होता कि सिर्फ हम अपनी खाना पूर्ति के लिए या फिर केवल सिलेबस कवर करवाने के उद्देश्य से पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट वाइज कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। संपूर्ण बातें नगरीय निकाय के संबंध में आज हम देखने वाले हैं। परीक्षा से डेफिनेटली प्रश्न बनेंगे, तो एक ही वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं आज नगरीय निकाय को। इसके पहले ग्राम पंचायतों को हमने 2 भागों में पूरा कर लिया था। मतलब ग्राम पंचायतों के संबंध में, पंचायती राज के संबंध में भाग 2 वीडियो आ चुका था, उसे आप देख लीजिएगा। ग्राम पंचायत आपका पूरा हो जाएगा और यह नगरीय निकाय इसी एक वीडियो के अंतर्गत पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण नगरीय निकाय एक ही वीडियो के अंतर्गत। चलिए, नगर पालिका व्यवस्था या नगरीय निकाय, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जो बिल्डिंग है रायपुर के नगर पालिका निगम की है। ठीक, अब एक चीज समझिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कहां पर ग्राम पंचायत होंगे, कहां पर ग्राम सभाएं होंगी, कहां पर जनपद पंचायत होंगे, कहां पर जिला पंचायत होंगे, कहां पर आपके नगर पंचायत होंगे, कहां पर नगर पालिका होंगे और कहां नगर निगम होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन छात्रों को यही होता है। तो एक चीज समझ लीजिए, कोई भी स्तर जहां पर स्थापित होना है उस जगह की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें किसी एक छोटे से गांव की बात करें जहां पर जनसंख्या बहुत ही लिमिटेड है, वहां पर ग्राम सभा की स्थापना होगी और कुछ एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत के गठन किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये हम पहले ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको ध्यान से मतलब बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, जनपद पंचायत की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए ही ऐसे क्षेत्र जिनको हम विकास खंड कहते हैं, जनपद कहते हैं, वहां पर जनपद पंचायतों की स्थापना होगी। फिर से ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। थोड़े और बड़े क्षेत्र पे चले जाए, लेकिन जो आपका क्षेत्र है वो ग्रामीण ही है। थोड़ी और बड़ी जनसंख्या की बात करें लेकिन क्षेत्र क्या है, ग्रामीण ही है, वहां पर आपका जिला स्तर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जिला पंचायतों की स्थापना की जाएगी। ये हो गए आपके पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था। सेम उसी तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था हम शहरी क्षेत्रों में भी देखते हैं, नगरीय निकायों में भी देखते हैं, जिसमें से पहला कहते हैं जिसको नगर पंचायत, दूसरा होता है नगर पालिका परिषद और तीसरा होता है नगर पालिका निगम या नगर निगम। ठीक है, तो ये 3 स्तर हमको नगरीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से सुनिए कहां पर कौन स्थापित होगा। अल्टीमेटली फिर से ये जनसंख्या पर निर्भर कर रहे हैं। कितनी जनसंख्या मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनिए कहां पर क्या स्थापित होगा। ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहरों में परिवर्तनशील है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जो पहले तो गांव था लेकिन विकास होते होते अब वो शहर बनने की दिशा में अग्रसर हो चुका है, शहर बनने के लिए परिवर्तनशील है, तो उस क्षेत्र में नगर पंचायतों की स्थापना होगी। मतलब ना तो वो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र आता है और ना ही पूरी तरीके से एकदम विकसित शहर बन चुका है। ऐसा क्षेत्र जो बीच में परिवर्तनशील है, वहां पर नगर पंचायतों की स्थापना होगी। मतलब जो गांव से सीधा सीधा शहर बनने के लिए अग्रसर है, विकसित हो रहा है। ठीक है, वहां पर नगर पंचायतों की स्थापना होगी। यह आपका नगरीय निकाय का पहला स्तर। दूसरे स्तर की बात करें जिसे नगर पालिका परिषद कहते हैं, मतलब ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरीके से आपका शहर तो बन चुका है लेकिन छोटे स्तर का शहर है, छोटे शहर है, टाउन जिसे कहा जाता है। टाउन भी नहीं कहे तो थोड़ा सा शहर ही कह सकते, सिटी कह सकते, लेकिन छोटे स्तर का शहर, जिसमें जनसंख्या फिर से निर्भर करती है कि कितनी जनसंख्या होगी। तो यहां पर आपका नगर पालिका परिषद होगी। और ऐसे क्षेत्र या ऐसे शहर जो विकसित हो चुके हैं, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, जहां पर रोजगार या जीवन यापन का जो साधन होता है वो कृषि को छोड़कर अन्य क्षेत्र होते हैं जैसे उद्योग पर निर्भर होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका नगर निगम की स्थापना होगी। क्लियर है? तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूं। ऐसे क्षेत्र जो गांव से बदलकर शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तनशील क्षेत्र, वहां पर नगर पंचायत होगा। ऐसा क्षेत्र जो शहर बन चुका है लेकिन छोटे स्तर का शहर है, वहां पर आपका नगर पालिका परिषद होगा। और ऐसा शहर जो पूर्ण तरीके से विकसित है उस राज्य विशेष के अंतर्गत, जहां पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, वहां पर नगर निगम की स्थापना होती है। ये 3 स्तर फिर से नगरीय निकायों के। क्लियर? तो यहां से हम शुरू करेंगे अपने कॉन्सेप्ट की। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं।
भारत में पहला नगरीय निकाय वर्तमान चेन्नई, जो मद्रास के नाम से जाना जाता था, वहां पर स्थापित हुआ 1687-88 में। ठीक है। लॉर्ड रिपन के संकल्प को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्होंने एक संकल्प लाया, ठीक। और मैग्ना कार्टा जैसे कहते हैं हम अधिकार पत्र, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? एक अधिकार पत्र। तो जो लॉर्ड रिपन के संकल्प के द्वारा संकल्प लाया गया था, उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लाइन ध्यान में रखिएगा, रिपन को ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखिए, अब नगरीय निकाय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। 243 पी से शुरुआत होती है, क्योंकि 243 ओ पे समाप्त हुआ था ग्राम पंचायत, तो 243 पी से शुरुआत हो जाएगी नगरीय निकायों के संबंध में अनुच्छेदों की। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक चलता है, ये अनुच्छेद आप ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे तो प्रश्न इससे नहीं आते अनुच्छेद से, हाँ ग्राम पंचायत के अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं, लेकिन इसके अनुच्छेद से प्रश्न रेयरली हमको देखने को मिले हैं। चाहे तो आप बिल्कुल करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैंने पूरा अनुच्छेद लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते। एक और चीज, नगरीय निकाय में कुल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 18 विषय है। कितने विषय है? 18 विषय है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक, कुल 18 विषय है नगरीय निकाय को लेकर छत्तीसगढ़ में। जैसे योजना निर्माण हो गया, सड़कें एवं पुल बनाना हो गया, बहुत सारी भूमि व्यवस्थाएं करनी हो गई, बहुत सारी जो भी व्यवस्थाएं करनी है, इस प्रकार के कुल 18 विषय होते हैं नगरीय निकाय को लेकर। मतलब नगरीय निकाय में 18 विषय होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब किस पर वो कार्य करेंगे, कौन कौन से उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे भूमि हो गया, ठीक है, योजना निर्माण हो गया, उसका क्रियान्वयन हो गया, सड़कें बनानी है, पुल बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, नाली बनानी है शहर के अंतर्गत। ये सारे कुल 18 विषय वर्णित किए गए हैं नगरीय निकाय के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए आगे देखें। तो ये कुल अनुच्छेद जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, पूरा अनुच्छेद लाइन से लिखा गया है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, आप इसको खाली समय में अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल इसे याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, यह अनुच्छेद आपको कंप्लीटली याद करना है दोस्तों। चलिए, नगर पालिकाओं का गठन। अब नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 स्तर होंगे, फिर से तो ध्यान से सुन लीजिएगा। 3 स्तर होंगे, ठीक है, 3 स्तर होंगे। पहला होगा नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरा होगा नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। और तीसरा जो स्तर होता है नगरीय निकाय का, वो होता है, यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं इसे, नगर पालिका निगम या नगर निगम। ठीक है, ये 3 स्तर आपको ध्यान में रखने हैं। ये 3 स्तर आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। कौन सा कहां पर क्या बनेगा, ये चीज समझिए। देखिए, जहां पर जनसंख्या 5000 से 20,000 तक की होगी, 5000 से 20,000, यहां पर 5 नहीं है, 5000 है। ठीक है, 5000 से 20,000 तक की जनसंख्या है जिस क्षेत्र में, वहां पर नगर पंचायतों की स्थापना होगी। ठीक, और आगे बात करें, जहां पर की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक अगर हुई तो वहां पर आपकी नगर पालिका परिषद की स्थापना होगी। 20,000 से 1 लाख अगर जनसंख्या है तो। और नगर निगम की स्थापना उस क्षेत्र में होगी जहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, 1 लाख से अधिक हो। ठीक है, ये आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा था, जनसंख्या पर निर्भर करता है, तो 5000 से 20,000 तक की जनसंख्या अगर है तो वहां पर नगर पंचायत। ऐसे क्षेत्र जहां पर गांव से शहर में वो क्षेत्र बदल रहा हो, नगर पंचायत की स्थापना। नगर पालिका परिषद छोटे शहर, मतलब जहां की जनसंख्या 20,000 से लेकर 1 लाख तक की है, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर निगम की स्थापना होगी। ये 3 स्तर हैं हमारे नगरीय निकाय के, ये आप ध्यान में रखिएगा। और कोई बातें देख लेते हैं, जैसे नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत का गठन। अब देखिए, सबसे पहले नगर पालिकाओं का गठन यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नगर पालिका के अंतर्गत यह नगर पालिका से आशय 2 स्तर से रहेगा। कौन से 2 स्तर से? ये शुरू के 2 स्तर से। ठीक है, तो शुरू में अगर यहां पर नगर पालिका आपको दिखाई दिया, इसका मतलब एक होने वाला है नगर पंचायत, नगर पंचायत, और एक होगा नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। तो शुरू के जो ये 2 स्तर है ना, ये और ये शुरू के जो 2 स्तर हैं, उनको कंबाइन फॉर्म में, उनको एक साथ संयुक्त रूप से नगर पालिका कहा जाता है।
तो यहां पर जहां कहीं भी नगर पालिका दिखाई देगा मतलब शुरू में हम संयुक्त रूप से नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे एक साथ, और अलग से फिर हम देखेंगे नगर निगम के बारे में। ठीक है, तो यहां पर ये जो नगर पालिका लिखा है इसका मतलब हम पढ़ने वाले हैं नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के बारे में संयुक्त रूप से। मैं बार बार यहां पर मेंशन नहीं करूंगा कि यह नगर पंचायत है या नगर पालिका परिषद है, ऐसा बार बार मैं यहां पर मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको फिर से कह रहा हूं नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद को संयुक्त रूप से पढ़ रहे हैं क्योंकि नगर पालिका लिखा है। तो चलिए, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत का गठन, तो देखिए कैसे गठन होता है इसका। किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है और किसी संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, संक्रमणशील क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, और अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है हमेशा की तरह। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत की संरचना क्या होती है। संयुक्त रूप से चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो संरचना दोनों में समान रूप से होगी। ठीक, तो नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों आप यहां पर। ठीक है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं इसमें। ठीक, अब ग्राम पंचायत को आप भूल जाइए, उससे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो पूरी तरीके से उसको भूल जाइए। पूरी तरीके से मतलब यहां पर पढ़ रहे हैं अगर उसके लिए, क्योंकि देखिए उसमें आपके सबसे पहले सरपंच चुने जाते थे अगर ग्राम पंचायत की बात करें प्रत्यक्ष रूप से, और पंच चुने जाते थे। लेकिन अगर हम जनपद और जिला पंचायत की बात करें तो उसमें केवल सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा अध्यक्ष चुने जाएंगे और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा पार्षद चुने जाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो भी स्तर के सदस्य हैं, सदस्य नहीं कह रहे हैं, उनको पार्षद कह रहे हैं। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्र के लिए जो सदस्य होते हैं ना किसी भी स्तर के, उन सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे जनता के द्वारा, साथ ही साथ पार्षद चुने जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ठीक है, तो पूरे एक नगर पालिका क्षेत्र के लिए एक अध्यक्ष होगा, जबकि उस नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों से प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। क्लियर है। उसके अलावा देखिए और कौन कौन शामिल होता है। तो नगर पालिका परिषद के मामले में अधिकतम 4 व्यक्ति, नगर पालिका परिषद के संबंध में 4 व्यक्ति आपको ध्यान में रखना है, और नगर पंचायत के मामले में 2 व्यक्ति आपको ध्यान में रखने। ठीक है, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान हो, राज्य सरकार के द्वारा नामित किए जा सकते हैं या नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो ये पूरी संरचना है नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद की। ठीक है, फिर से मैं कहूंगा नगर पालिका परिषद ये वाला जो आपका स्तर है, ठीक, वहां पर आपके 4 व्यक्ति नामित हो सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा संरचना के तौर पे, मतलब उस स्तर में। और नगर पंचायत के केस में 2 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं राज्य सरकार, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का अनुभव हो, ज्ञान हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र से चुने जाने वाले लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य। ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र से आशय नगर निगम क्षेत्र या फिर नगर पालिका परिषद क्षेत्र, उनसे है। राज्यसभा के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता के रूप में दर्ज हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। क्लियर है। तो इतने सारे आपकी संरचना होती है नगर पालिकाओं की, मतलब नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद दोनों की समान रूप से ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखिए वार्डों की संख्या कितनी निर्धारित है। तो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद दोनों के अंतर्गत अधिक से अधिक 40 और कम से कम 15 वार्ड होंगे। ना तो 15 से कम वार्ड होंगे और ना ही 40 से अधिक वार्ड होंगे, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अधिकतम 40 वार्ड और न्यूनतम 15 वार्ड, दोनों आपके केस में, दोनों के केस में, मतलब नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद। तो मैं ऐसा कह सकता हूं नगर पंचायत और नगर परिषद, तो आप समझ जाइएगा। क्लियर है। आगे देखें, नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों की जनसंख्या यथासंभव एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसी होनी चाहिए, और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं एक कोई नगर पालिका परिषद है, एक कोई नगर पालिका परिषद है। ठीक, एक कोई नगर पालिका परिषद है किसी क्षेत्र में, किसी स्थान के लिए, किसी शहर के लिए। उसमें अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और इनके पार्षद जो है वो भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इस एक नगर परिषद के लिए अध्यक्ष की संख्या एक ही होगी, क्योंकि एक ही अध्यक्ष होगा उस क्षेत्र में या उस परिषद के लिए।
लेकिन पार्षद कितने होंगे? पार्षद उतने ही होंगे जितने उस नगर परिषद के अंतर्गत वार्डों की संख्या आती है। मान लेते हैं जैसे इस नगर परिषद के अंतर्गत 30 वार्ड आते हैं, 30 वार्ड आते हैं, तो पार्षद कितने होंगे? 30 पार्षद होंगे। क्लियर है क्या? ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षों के पदों की कुल संख्याओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाएंगे। ये तो हमको पता ही है कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही इस स्तर पे भी आरक्षण होता है। लेकिन यहां पर अध्यक्ष मेंशन किया हुआ है, तो पार्षदों के लिए क्या? तो समझिएगा दोनों में अंतर। अगर पहले मैं पार्षदों की कुल संख्या के संबंध में आरक्षण की बात करूं तो उसमें आरक्षण वही होगा जो ग्राम पंचायत स्तर पे हमने देखा था, पंचायतों के स्तर पर देखा था। जैसे अनुसूचित जनजाति और जाति के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा पार्षदों के लिए। साथ ही साथ अगर अनुसूचित जाति जनजाति की जो आरक्षण है वो 50% से कम है, तो 50% या 50% से कम होने की स्थिति में 25% आरक्षण ओबीसी के लिए होगा। ये हमने पंचायतों के स्तर पे भी देखा था। साथ ही साथ कुल स्थान का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के वर्ग भी शामिल हैं। तो ये तो पूरा हमने प्रावधान पंचायतों में भी देखा था। ये सेम रहेगा पार्षदों के लिए, जितने पद पार्षदों के हैं, जितने वार्ड हैं उसके लिए। लेकिन अध्यक्षों के लिए थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है। ठीक है। जितना भी उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका परिषद है या नगर पंचायत है, कुल अगर अध्यक्ष के पद मान लेते हैं उस पूरे राज्य को मिलाकर, अगर मान लेते हैं भैया 10 है, मान लेते हैं 20 आपके नगर पालिका परिषद उदाहरण के तौर पे, तो उस 20 अध्यक्ष पद होंगे उसके लिए। उसमें आरक्षण कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है। तो देखिए, अध्यक्ष के पदों की कुल संख्याओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपल्सरली रूप से, आवश्यक रूप से 25% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। चाहे एसटी एससी के लिए, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50% आरक्षण से अधिक क्यों ना हो। ठीक। पार्षदों के लिए और पंचायती स्तर पर हमने देखा था क्या, कि अगर जनसंख्या 50 या उससे कम है, 50% या उससे कम आरक्षित है एसटी एससी के लिए, तभी ओबीसी को दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अध्यक्षों की कुल संख्याओं के, ठीक है, में एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आरक्षण अगर 50% से अधिक भी क्यों ना हो, ओबीसी के लिए कंपल्सरली 25% आरक्षण होगा ही होगा। ठीक है। इसमें हम अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा अलग है। तो यहां पर लिखा है नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के लिए, जितने भी पद हैं उस राज्य से अध्यक्षों के लिए, उसमें 25% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। क्लियर। और अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के लिए 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें एसटी एससी ओबीसी सभी वर्गों के जो आरक्षण होंगे उसमें भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जैसे एससी एसटी के लिए कुछ स्थान आरक्षित होंगे उनकी जनसंख्या के अनुपात में, तो जितने सीट आरक्षित होंगे उसका 1/3 महिलाओं के लिए होगा। ओबीसी के लिए जितना आरक्षण है, जितने पद आरक्षित हैं उसमें 1/3 महिलाओं के लिए होगा। फिर बच्चे जो है सामान्य वर्ग, मतलब अनारक्षित जो आपका सीट है उसमें 1/3 महिलाओं के लिए होगा। मतलब ओवरऑल 1/3 महिलाओं के लिए होगा ही होगा। ठीक है, सभी वर्गों को सम्मिलित करके। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखें। अध्यक्ष पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता योग्यता क्या होनी चाहिए? अध्यक्ष पार्षद के रूप में निर्वाचित होने के लिए नगर पालिका निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में दर्ज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंडीशन है ही क्या, कि मतदाता के रूप में निर्वाचन नामावली में या मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। ये तो आपका कंपलसरी कंडीशन है ही है। ठीक है। और साथ ही साथ अध्यक्ष पद के लिए अगर आप उम्मीदवार के तौर पे खड़ा होने चाह रहे हैं तो आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप पार्षद के पद के लिए खड़ा होने चाह रहे हैं उम्मीदवार के तौर पे, तो आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी ही चाहिए। ये आप ध्यान में रखें। आगे देखिए, कोई भी व्यक्ति केवल एक वार्ड से अभ्यर्थी हो सकता है। ये तो हमको पता है, ये तो हमने उसमें भी देखा था कि कोई भी एक ही व्यक्ति अगर कोई जनपद पंचायत का सदस्य बनना चाह रहा है तो वो 2 अलग अलग वार्ड से खड़े नहीं हो सकता, एक ही पद के लिए, एक ही प्रकार के, एक ही स्तर के पद के लिए। सेम यहीं पर भी है कि क्या कोई एक व्यक्ति केवल एक वार्ड से अभ्यर्थी हो सकता है, एक से अधिक वार्ड के लिए नहीं। कोई व्यक्ति अध्यक्ष एवं पार्षद दोनों के लिए अभ्यर्थी के तौर पे खड़ा हो सकता है, निर्वाचित घोषित हो सकता है, ये अलग है।
जैसे कोई भी व्यक्ति पार्षद ही चुना जाना है तो वो 2 वार्ड से खड़ा नहीं हो सकता केवल पार्षद के लिए। हाँ, एक पार्षद पद के लिए वो उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में खड़ा हो सकता है और दूसरा अध्यक्ष पद के लिए किसी और वार्ड से भी खड़ा हो सकता है। मतलब दोनों एक साथ में कर सकता है, क्योंकि ये 2 अलग अलग पद है, 2 अलग अलग स्तर के पद है, एक अध्यक्ष हो जा रहा है और एक पार्षद हो जा रहा है, तो वो एक साथ खड़ा हो सकता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, केवल एक व्यक्ति केवल एक वार्ड से अभ्यर्थी हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद दोनों के लिए चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो खड़ा हो सकता है। और निर्वाचित अगर घोषित हो जाता है, अध्यक्ष के लिए भी विजित हो जाता है और पार्षद के लिए भी विजित हो जाता है, तो निर्वाचन घोषित होने की तिथि से, माफ कीजिए, निर्वाचित घोषित हो जाने की तिथि से, मतलब जीत गया वो, रिजल्ट आ गया, तो जब भी वो निर्वाचित घोषित होने की तिथि हो जाएगी, उसके 7 दिन के भीतर उसे एक पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, तो चॉइस करना होता है यहाँ पर। अगर अध्यक्ष और पार्षद दोनों बन गया, वो दोनों चुनाव जीत गया, तो उसे एक पद से त्यागपत्र देना होगा 7 दिन के भीतर। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, मुख्य नगर पालिक अधिकारी। ठीक है, जैसे हम ग्राम पंचायत के केस में देखते हैं पंचायत सचिव को, जनपद और जिला पंचायत के केस में हम देखते हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसे सीईओ कहते थे। यहाँ पर अब वो आ जाएगा मुख्य नगर पालिक अधिकारी। ठीक है, जिसे हम सीएमओ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, द्वारा अध्यक्ष एवं पार्षदों के निर्वाचन के पश्चात उनके नाम के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाएगा। क्योंकि ये हम देखे ही हैं, चाहे हम ग्राम पंचायत सचिव की बात करें, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की बात करें, या फिर अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बात करें, सभी का ये दायित्व होता है कि वो रिजल्ट प्रकाशन की तिथि के 30 दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाएगा। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी 30 दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, यही मुख्य नगर पालिक अधिकारी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, माफ कीजिए, अध्यक्षता मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं करेगा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा वो देखिए। अध्यक्षता मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो प्रथम सम्मेलन होगा रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, वो तो बुला रहे हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा उस प्रथम सम्मेलन की? तो नगर पालिका परिषद के केस में, नगर पालिका परिषद के केस में कलेक्टर द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर की पद की श्रेणी के व्यक्ति जो होगा वो आपकी अध्यक्षता करेगा। तो कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा कौन सी श्रेणी? डिप्टी कलेक्टर पद की श्रेणी तक का कोई व्यक्ति होगा, वो आपका अध्यक्षता करेगा प्रथम सम्मेलन की। तो यहां पर लिखा हुआ है कलेक्टर द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी, यहां पर ये क्या है? श्रेणी है। ठीक है, पद श्रेणी से नीचे का कोई व्यक्ति ना हो। और नगर पंचायत के केस में कलेक्टर द्वारा नियुक्त तहसीलदार की पद श्रेणी से नीचे का ना हो। ठीक है, मतलब कलेक्टर द्वारा किसको चुना जाएगा? तहसीलदार की जो श्रेणी का जो व्यक्ति होगा उसको अध्यक्षता के लिए चुना जाएगा प्रथम सम्मेलन की। अब इस प्रथम सम्मेलन में होता क्या? तो देखिए वही सारी बातें हैं जो हमने पंचायत स्तर पर भी देखी थी। तो इसी प्रथम सम्मेलन में निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद उपाध्यक्ष के लिए वोट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस प्रथम सम्मेलन में जो निर्वाचित अध्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, और प्रत्यक्ष रूप से और कौन चुना जाता था? पार्षद, वो उपाध्यक्ष के लिए वोट करेंगे। और उपाध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? तो जो भी पार्षद निर्वाचित होकर आए हैं ना, उन्हीं पार्षदों में से उपाध्यक्ष चुना जाता है अपने बीच में से। और वोट अगर बराबर होने वाली स्थिति आ जाती है तो लॉट निकाला जाता है। क्लियर है? और लॉट निकालकर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, वोट बराबर होने वाली स्थिति में अगर उपाध्यक्ष के लिए कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मान ले 2 व्यक्ति हैं, दोनों को बराबर बराबर वोट मिल गए, तो लॉट निकाला जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलिए, लॉट किसके द्वारा निकाला जाएगा? तो सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहा है ऑब्वियसली उसके द्वारा निकाला जाएगा। और अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये आपका सामने है, नगर परिषद के केस में और नगर पंचायत के केस में। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन के बाद प्रथम सम्मेलन में उपाध्यक्ष के चुनाव के पहले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन के बाद जो प्रथम सम्मेलन हो रहा है ना 30 दिन के भीतर, जो कौन बुला रहा है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो उपाध्यक्ष के चुनाव के पहले ना अध्यक्ष और पार्षद शपथ लेंगे किसके द्वारा? अनुविभागीय दंडाधिकारी के द्वारा। ये 3DM नहीं है, ये SDM है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप SDM के द्वारा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, जैसे प्रथम सम्मेलन में क्या क्या चीजें हो रही है, मैं एक बार समाप्त करना चाहता हूं आपके सामने। रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन फिर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी मतलब CMO बुलाएगा। उसमें अध्यक्ष और पार्षद मिलकर उपाध्यक्ष चुनेंगे अपने बीच में से, पार्षदों में से। लेकिन उसके पहले, उपाध्यक्ष चुनने के पहले प्रथम सम्मेलन में ही आपका जो पार्षद है और अध्यक्ष है,
जो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए हैं वो शपथ लेंगे। और शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएंगे अनुविभागीय दंडाधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में SDM कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमको भारतीय संविधान में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो अपनी शपथ नहीं लेता, खुद के पद की शपथ नहीं लेता, वो भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के सांसद। इस तरीके से कुछ आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो इसमें आपका आंसर था लोकसभा का स्पीकर, क्योंकि वो ऑलरेडी लोकसभा के सांसद या सदस्य के रूप में शपथ ले लिया होता है, स्पीकर के तौर पे कोई शपथ नहीं लेता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो उपाध्यक्ष होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्षद के रूप में अपनी शपथ ले चुका होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं उपाध्यक्ष के चुनाव के पहले शपथ ग्रहण हो गया होता है। क्लियर है क्या? तो इसी कारण उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो पहले ही पार्षद के तौर पर अपना शपथ ले लिया होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। आगे देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कलेक्टर को बिना बताए 30 दिनों के भीतर भी शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। शपथ लेना आवश्यक है। अगर चुनाव में जीत गया, घूमने फिरने चला गया 30 दिन के लिए बाहर, मैं तो भैया चुनाव जीत गया, मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने, मेरे तो हो गए मजे, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप 30 दिन के भीतर शपथ लेने में असमर्थ होते हैं तो आपका पद हो गया खत्म। ठीक, देखिए, किसी भी सम्मेलन में पहले से तय मुद्दों को पारित करने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। अब सामान्य बहुमत क्या होता है? तो देखिए यहां पर लिखा है 50% धन 1, यहां पर 10 वर्ष कुछ नहीं है, 50% धन 1। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर कहीं भी सामान्य बहुमत की अगर बात होगी तो उसका मतलब आधे से अधिक होता है। ठीक है ना? सामान्य बहुमत मतलब 50% धन 1, तो ये लिखा हुआ है यहां पर, आधे से अधिक। क्लियर? तो कब होगा ये सामान्य बहुमत? पहले से तय मुद्दों को पारित करने के लिए। लेकिन ऐसे मुद्दे जो पहले से तय नहीं हो, मतलब नए मुद्दे हो, तो उस केस में मुद्दे को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। क्लियर? तो यहां पर 2 बातें, पहले से तय मुद्दे 50% + 1 मतलब सामान्य बहुमत, और जो नए मुद्दे हैं जो पहले से तय नहीं थे उनको पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, अगर आपको एक बार भी यहां पर आप पढ़ लिए ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों को, एक बार भी अगर आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली एग्जाम में जो स्टेटमेंट आएंगे आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन सा पालन होता है, कौन सा नहीं होता, मतलब कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। एकदम से एक एक लाइन बैठ के याद नहीं करनी है, ऐसा कभी ध्यान में नहीं लाना है कि भाई एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इतनी सारी बातें मैं कैसे याद करूंगा। याद नहीं करना है। यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें एक ही तरीके से सांचे में ढली हुई नजर आती है कि नहीं? तो इसी कारण मैंने कहा था एक बार आपको ग्राम पंचायत बस अच्छे से पढ़ लेना है, लगभग सारी चीज़ें आपको सेम दिखाई देती हुई नजर आएंगी। ठीक है, दिखाई देंगी मतलब, क्योंकि कुछ आंकड़े बस अलग है। जैसे कोरम क्या होगा, ये थोड़े से अंतर हो सकते हैं, कितने सदस्यों के द्वारा पारित करवाया जाना है ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी उसके अलावा हाँ कौन किसको शपथ दिलाएगा और कौन किसको त्यागपत्र देगा ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। लगभग प्रावधान जो है वो सभी तरीके से समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? तो एक बार आपको बस रिवाइज करना है, एक बार आपको यहाँ पर रह के पढ़ना है। अगर आप उतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपसे प्रश्न बन जाएंगे। क्लियर है ना? चलिए, साथ ही साथ एक कॉमन दुविधा आ रही है कि पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा? मैं क्लास जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए देखिए, नगर पालिका की अवधि कितनी होती है? तो ये चीज़ हमको हर स्तर पे ध्यान में रखना है कि जो भी प्रथम सम्मेलन होगा उस तारीख से 5 वर्ष तक के लिए। ठीक है, प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक के लिए हमेशा में हमको याद रखना है, कोई अंतर नहीं है। तो प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ठीक है, प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी। नगर पालिका का विघटन अगर कर दिया जाता है तो उसके स्थान पर गठित जो नई नगर पालिका होगी वो केवल शेष अवधि के लिए गठित होगी। क्लियर? आगे देखिए, उपाध्यक्ष या पार्षद का त्यागपत्र। उपाध्यक्ष या पार्षद का त्यागपत्र। अध्यक्ष का त्यागपत्र कैसे होगा वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम उपाध्यक्ष या पार्षद के त्यागपत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हायरार्की कैसी है? सबसे ऊंचा है पार्षद, माफ कीजिए, सबसे ऊंचा है अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर पार्षद, है ना?
तो यहाँ पर हम सबसे ऊपर वाले लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम उपाध्यक्ष और पार्षद की बात कर रहे हैं। तो उपाध्यक्ष या पार्षद अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे लिखित रूप से। और अध्यक्ष ऐसे त्यागपत्र को कलेक्टर को सौंपेगा और कलेक्टर त्यागपत्र की वास्तविकता का समाधान करने के पश्चात उसको स्वीकार कर लेगा कि भैया सारी चीज़ें सही है या नहीं है। तो मतलब अंतिम रूप से कौन स्वीकार करेगा? अंतिम रूप से कलेक्टर स्वीकार करेगा। लेकिन उपाध्यक्ष और पार्षद सर्वप्रथम अपना त्यागपत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को। अध्यक्ष देगा कलेक्टर को। ये चीज़ आप ध्यान रखें, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। उपाध्यक्ष या पार्षद अपना त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को, ठीक है, और अध्यक्ष फिर उसके बाद उसे भेजेगा कलेक्टर को। तो इस तरीके से आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखा है और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो भी जाएगा। पार्षद का हटाया जाना, पार्षद का अपने पद से हटाया जाना, ठीक है। तो देखिए कब उनको पद से हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये त्यागपत्र नहीं हो रहा है, ना ही रिकॉल वाली प्रक्रिया है, इसको डायरेक्ट पद से हटा देंगे। किन किन आधारों पर? तो देखिए कलेक्टर निर्वाचित पार्षदों को किसी भी समय हटा सकते हैं। तो कौन उनको पद से हटा सकता है? पार्षदों को। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के पार्षदों की बात कर रहे हैं, नगर निगम के पार्षदों की बात नहीं कर रहे हैं। तो कलेक्टर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के पार्षदों को हटा सकते हैं किसी भी समय, यदि पार्षद के रूप में बना रहना लोकहित या परिषद के हित में नहीं है। ये आधार है सारे कि कब कब पार्षदों को उनके पद से हटाया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। तो ये सारे आधारों की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं किन किन आधारों पर। यदि वह आरक्षित वर्ग का नहीं है लेकिन आरक्षित पद से अपना स्थान लिए हुए है, ठीक है, मतलब आरक्षित जो जितना पद था उसी पद से ऐसा व्यक्ति चुनकर आ गया जो अनारक्षित वर्ग का है, तो उस केस में भी उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, उसका पद समाप्त हो जाएगा, मतलब उसे पद से हटा दिया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। यदि परिषद के पार्षदों की कुल संख्या के, यह महत्वपूर्ण है, देखिएगा कितनी पार्षदों की संख्या के द्वारा अगर अनुमोदन या संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो हटा दिया जाएगा। तो देखिए पार्षदों की जितनी भी संख्या है उसकी कम से कम 2/3 पार्षदों की संख्या समर्थित संकल्प के द्वारा अनुशंसा करे, ठीक, कि पार्षद अपना दुराचार कर रहा है या अशोभनीय आचरण कर रहा है जिसके विरुद्ध ये संकल्प लाया जा रहा है, तो उसे कलेक्टर के द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पार्षदों की कुल संख्या के 2/3 के द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए कलेक्टर के समक्ष, जिसके विरुद्ध भी लाया जाना है, और क्या बोलना चाहिए कि वो दुराचार कर रहा है या उसका आचरण सही नहीं है, ये सारे आधार, तभी 2/3 आपके पार्षद लेकर आएंगे ये संकल्प को। क्लियर? आगे देखें, यदि पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए, यदि पार्षद विधि व्यवसायी है, बोलने का मतलब विधि व्यवसायी का मतलब वकील से है, यहाँ पर तात्पर्य वकील है, अधिवक्ता है, और वह परिषद के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई कर देता है ना, तो भी उसको पद से हटा दिया जाता है। क्लियर है? कोई अधिवक्ता है जो ऐसे परिषद के लिए चुनकर आ गया है पार्षद के रूप में, और वो राज्य सरकार के विरुद्ध या परिषद के विरुद्ध ही विधिक कार्रवाई करने लग जाता है, तो उसको हटा देंगे भाई, क्यों रखेंगे। अब देखिए ये सारे इतने आधार हो गए कि इन आधारों पर कलेक्टर के द्वारा उनको पद से हटाया जाता है। लेकिन जैसे ही कलेक्टर ने निर्णय ले लिया कि पद से हटाना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा, सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। तो किसके पास अपील करेगा, सुनवाई करेगा? राज्य सरकार। कलेक्टर हटा रहे हैं तो ऑब्वियसली कलेक्टर के पास तो अपील करेगा नहीं, तो किसके पास अपील करेगा? जाकर राज्य सरकार, ऊपर वाली बॉडी, अपर बॉडी पे अपील किया जाता है कभी भी। जैसे अधीनस्थ न्यायालय अगर कोई निर्णय दे देता है तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ पर होगा? उसके ऊपर आने वाले न्यायालय पर, ठीक है, हाई कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट पे। तो इस उदाहरण से आप समझिएगा, कभी भी अपील जो होती है हमेशा अपर बॉडी, ऊपर ही आने वाले स्तर की हायरार्की पर किया जाता है। क्लियर है? आगे देखें, अध्यक्ष का हटाया जाना। अध्यक्ष को भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। देखिए अध्यक्ष बड़ा पद है तो इसको कलेक्टर नहीं हटाएगा, इसको कौन हटाएगा? डायरेक्ट राज्य सरकार हटाएगा। और फिर इनको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, और किसके पास सुनवाई होगा? राज्य सरकार के पास ही सुनवाई होगी, क्योंकि राज्य सरकार नगरीय निकाय के सामने सबसे बड़ी जो चीज़ है, अथॉरिटी है, तो राज्य सरकार ही है, उससे बड़ी तो अथॉरिटी होगी नहीं। तो यहाँ पर सुनवाई का अवसर जो है या अपील जो है वो राज्य सरकार के पास ही करेंगे कि मुझे पद से इस वजह से ना हटाया जाए। आगे देखें, अध्यक्ष का त्यागपत्र। जैसे कि हमने उपाध्यक्ष और पार्षद का त्यागपत्र देख लिया था, अब हम देखेंगे अध्यक्ष का त्यागपत्र। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसको हम बोल रहे थे सीएमओ, ठीक है ना। तो सीएमओ को अध्यक्ष त्यागपत्र देंगे और बाकी उपाध्यक्ष और पार्षद अध्यक्ष को देंगे। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी
के पास जब अध्यक्ष का त्यागपत्र आ गया तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस त्यागपत्र को सरकार को अग्रेषित करेंगे। ठीक, तो यहां पर अगर अध्यक्ष की त्यागपत्र की बात करें तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा किसको? सीएमओ को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। और ये सीएमओ जो है वो राज्य सरकार जिसे शासन कहते हैं उसको अध्यक्ष का त्यागपत्र प्रेषित कर देगा, अग्रेषित कर देगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यहां पर ये अध्यक्ष लिखा हुआ है तो ये अध्यक्ष नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, ठीक है। ये चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। कुछ बुक में अध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव जैसी बातें दी गई है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पद होते हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है नगरीय निकाय के केस में। ठीक है, जो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो पद, उन्हीं पदों के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है नगरीय निकाय के केस में। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाला पद कौन सा था? 3 में से 3 पद थे यहाँ पर, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था और एक पार्षद थे। तो अध्यक्ष और पार्षद प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आ रहे थे, लेकिन जो उपाध्यक्ष था वो पार्षदों के बीच से ही चुना जा रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के द्वारा, है कि नहीं? तो उपाध्यक्ष के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो इसको बस करेक्ट करना है, अध्यक्ष की जगह पे उपाध्यक्ष आपको कर देना है। तो देखिए कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी। कम से कम 1/6 पार्षदों के द्वारा, 1/6 पार्षदों के द्वारा, कौन से पार्षदों के द्वारा? तो निर्वाचित पार्षदों के द्वारा सीएमओ से लिखित मांग की जाएगी पहले। ठीक है, पहले मांग कर रहे हैं, डायरेक्ट से एकदम से कोई विशेष सम्मेलन बुला के प्रक्रिया चालू नहीं हो रही है, पहले मांग करना पड़ता है, अनुशंसा करनी पड़ती है। तो आपका 1/6 पार्षद जो निर्वाचित पार्षद होंगे उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग भी होते हैं इसमें नाम निर्दिष्ट, वो भी पार्षद ही कहलाते हैं। मतलब एक चीज समझिए, जो लोकसभा विधानसभा के सदस्य और जो राज्यसभा के सदस्य भी इस परिषद के सदस्य जो होते हैं ना, उनको भी पार्षद कहा जाता है वो। हालांकि ओरिजिनली क्या होते हैं, या तो सांसद या तो विधायक होते हैं। ठीक, लेकिन जब ये इस सभा में रहेंगे, मतलब नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद में रहेंगे, तो वो पार्षद ही कहलाएंगे। तो वो भी पार्षद है जो नाम निर्दिष्ट है या पदेन रूप से है। लेकिन यहां पर 1/6 पार्षद उनकी बात हो रही है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव वाले सम्मेलन की सूचना 10 दिन पहले अध्यक्ष और पार्षदों को भेजी जाएगी। 10 दिन पहले सूचना भेजी जाएगी कि इस दिन आपका अविश्वास प्रस्ताव होने वाला है, जिसे विशेष सम्मेलन में होता है। ये कौन सा सम्मेलन होता है? विशेष सम्मेलन होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वाला विशेष सम्मेलन होता है ये, जिसकी सूचना 10 दिन पहले दी जा रही है। आगे देखें, अब सारी चीज़ें हो गई कि 1/6 पार्षदों के द्वारा मांग कर दी गई लिखित रूप से सीएमओ से, विशेष सम्मेलन की सूचना 10 दिन पहले दे दी गई, 10 दिन वाला वो हो गया, अब विशेष सम्मेलन हो रहा है। तो उस सम्मेलन में उपस्थित निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव उस सदस्य के खिलाफ, माफ कीजिए उपाध्यक्ष के खिलाफ पारित हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो कुल निर्वाचित पार्षद है उसके आधे से अधिक होना चाहिए। देखिए, जो उपस्थित है उस समय उस विशेष सम्मेलन में जहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस उपस्थित होने वाले कुल पार्षदों की संख्या का, निर्वाचित पार्षदों की संख्या का, माफ कीजिए कुल नहीं, निर्वाचित पार्षदों की संख्या का 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और ये जो 2/3 बहुमत होगा ना, जो उपस्थित निर्वाचित पार्षदों का है, ये कुल निर्वाचित पार्षदों की संख्या का आधे से अधिक होना चाहिए। मान लेते हैं जैसे उसमें कुछ लोग उपस्थित नहीं है, तो जितने उपस्थित 2/3 होंगे, लेकिन ये 2/3 जो संख्या है वो कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिए, दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ये चीज आप पहले ध्यान में रखेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसे मान लेते हैं, समझ लीजिए, मान लेते हैं कुल 45 पार्षद उपस्थित हैं उस दिन और कुल पार्षदों की संख्या मान लेते हैं 50, 5 लोग अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित आपके 45 है, इसका 2/3 से तो पास होना ही चाहिए। 2/3 मतलब ये देखिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, मतलब 30 मत आने चाहिए। यहाँ पर 30 मत आने ही चाहिए, और 30 मत आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक और कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि कुल निर्वाचित पार्षद अगर 50 है तो इनका 50% से अधिक, मतलब यहाँ पर 50% हो जाता है 25, और उससे अधिक मतलब 25 धन 1 26।
26 मत होना ही चाहिए। तो यहाँ पर तो 30 हो रहा है, तो बिल्कुल प्रस्ताव पारित हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? जो विषय सम्मेलन बुलाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव के लिए, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए यहाँ पर तो अध्यक्ष और पार्षद तो किस अपने रोल में है? अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के रोल में यहाँ पर। तो अध्यक्ष तो यहाँ पर अध्यक्षता नहीं करेगा। तो विशेष सम्मेलन जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित होना है, उसकी अध्यक्षता नगर पालिका परिषद के केस में कलेक्टर करेगा या प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा नियुक्त, माफ कीजिए कलेक्टर द्वारा नहीं, कलेक्टर या प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करेगा। ठीक है, कलेक्टर या प्रथम वर्ग अधिकारी के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करेगा। और नगर पंचायत के केस में द्वितीय वर्ग अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो नगर पालिका परिषद के केस में कलेक्टर या प्रथम वर्ग का जो अधिकारी रहेगा उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, और नगर पंचायत के केस में द्वितीय वर्ग का अधिकारी के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति करेगा अध्यक्षता। अगला, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में उस रिक्त पद की जानकारी एक मुख्य कॉपी नगर पालिका अधिकारी द्वारा कलेक्टर को भेजी जाएगी। पद रिक्त हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो उसकी एक कॉपी नगर पालिका अधिकारी मतलब सीएमओ कलेक्टर को भेजेगा। ये सारी प्रक्रिया होती है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। चलिए, उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के, अब देखिए कब लाया जाएगा कब नहीं लाया जाएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प कब लाया जाएगा? तो देखिए 2 वर्ष की कालावधि पूरी नहीं हुई है तब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। मतलब अगर 2 वर्ष पूरा हो गया उसके पश्चात ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है उपाध्यक्ष के विरुद्ध। और यदि अविश्वास प्रस्ताव एक बार ले आए, 2 वर्ष का समय पूरा हो गया, एक बार अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया तो अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो एक बार वो पारित नहीं हुआ तो फिर अगला फिर से लाने की सोचेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तुरंत नहीं आएगा। फिर कब आएगा? तो 1 वर्ष पूरा हो जाएगा पिछले अविश्वास प्रस्ताव लाने की तारीख से। 1 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ही दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वही चीजें लिखी है, उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के कालावधि के भीतर, और यदि पहले अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार हुआ है तो उसके 1 वर्ष की कालावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण। अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना, केवल अध्यक्ष को वापस बुलाया जा सकता है यहाँ पर, जिसे हम रिकॉल की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉल की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे जनता मत दे रही है, निर्वाचित होकर आ रहे हैं, वैसे ही जनता वापस भी बुला लेती है मत देकर, वोटिंग करके, उसको रिकॉल कहते हैं, वापस बुलाना कहते हैं। तो अध्यक्ष को वापस बुलाया जा सकता है, रिकॉल की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कैसे होगी? तो देखिए, निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम 3/4 पार्षदों द्वारा अध्यक्ष को वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव कलेक्टर के पास प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात, सबसे विशेष बात यहाँ पर यह है कि पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम 3/4 पार्षदों के द्वारा यह मांग किया जाएगा। जनता के द्वारा यहाँ पर मांग नहीं किया जा रहा है, किसके द्वारा मांग किया जा रहा है? पार्षदों के द्वारा मांग किया जा रहा है। पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम 3/4 पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष को वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव कलेक्टर के पास प्रस्तुत करना होगा, तभी यह प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, 3/4 पार्षद कुल ये आपका कलेक्टर के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। क्लियर? तब ये इनिशिएट होगा। तो 3/4 कम नहीं होती है, क्योंकि रिकॉल की प्रक्रिया भी एक तरीके से असामान्य है, किसी को वापस बुलाना मत करके जनता के द्वारा, तो ये सामान्य नहीं है। तो इतना आसानी से तो होगा नहीं है। इस कारण 3/4 पार्षदों के द्वारा कलेक्टर को पहले क्या किया जाएगा? आग्रह किया जाएगा। आगे देखिए, कलेक्टर अपना समाधान करके वह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा। कलेक्टर फिर उसको राज्य सरकार को भेजेगा, और राज्य सरकार अगर सभी तरीके से संतुष्ट है तो उस प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार क्यों भेजा? क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव तो किसको कराना है? वापस बुलाने के लिए। वापस बुलाने के लिए किसको करना है? ये जो प्रक्रिया होगी वो राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है। इस कारण राज्य सरकार फिर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रस्ताव पर गुप्त मतदान करवाया जाएगा। ठीक है, ये तो हम पहले भी देखते आ रहे थे रिकॉल की प्रक्रिया के अंतर्गत। इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक, ये भी पहले भी वही सारी प्रक्रिया थी, पहले भी यही सारी चीजें थी कि मतदाताओं की जितनी भी संख्या थी होती है उसके आधे से अधिक
के द्वारा अगर इसके पक्ष में मतलब वापस बुलाने के पक्ष में मत दे दिया जाता है तो अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। क्लियर है ये पूरी प्रक्रिया। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूं। कुल पार्षदों के 3/4 पार्षदों के द्वारा पहले ये संकल्प दिया जाएगा या आग्रह किया जाएगा लिखित रूप से किसको, कलेक्टर को। ठीक है, फिर कलेक्टर किसके पास भेजेगा, वो जो प्रस्ताव है राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार वो प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाएगा, गुप्त मतदान करवाएगा। फिर मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक से ये पारित हो जाता है तो फिर उस समय ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अध्यक्ष को वापस बुला लिया जाएगा, मतलब अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। आगे देखिए, अध्यक्ष को वापस बुलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता यदि अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने की 2 वर्ष की कालावधि पूरी नहीं हुई है। फिर से वही बात जैसे अविश्वास प्रस्ताव में उपाध्यक्ष के केस में हमने देखा था कि कब नहीं लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, कि 2 वर्ष का कालावधि अगर पूरा नहीं हुआ है तब नहीं लाया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर रिकॉल कब नहीं लाया जाएगा, जब तक अध्यक्ष का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तब तक नहीं लाया जाएगा। 2 वर्ष का पूरा हो गया तब ले आया जाएगा। ठीक है, और यदि उपचुनाव में मतलब जैसे देखिए एक बार आपका अध्यक्ष को निकाल दिया गया, वापस बुला दिया गया, अब फिर बचे हुए समय के लिए उपचुनाव होंगे और बचे हुए समय के लिए ही अध्यक्ष फिर से चुनकर आएगा। तो फिर से नया आया, फिर से उसके तुरंत खिलाफ आपने रिकॉल की प्रक्रिया शुरू कर दी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, जो उपचुनाव में जो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनकर अध्यक्ष आएगा तो उसकी आधी अवधि पूरी नहीं हो जाए तब तक ये फिर से नहीं लाया जाएगा। जैसे 2.5 वर्षीय अवधि पहले अध्यक्ष की पूरी हो गई, रिकॉल ले आया गया और पारित भी हो गया। अब बचा कितना, 2.5 वर्ष बचा है। 2.5 वर्ष के बचे कार्यकाल के लिए नया अध्यक्ष चुनकर आएगा तो तुरंत ही लाया, ऐसा नहीं होगा। इस 2.5 वर्ष का आधा कार्यकाल पहले देखना पड़ेगा, मतलब 1.25 साल का तकरीबन समय होगा। इस 1.25 साल के पूरा होने के बाद ही फिर से रिकॉल की प्रक्रिया लाई जा सकती है नए अध्यक्ष के विरुद्ध जो उपचुनाव में आया था। क्लियर है, यही सारी बातें हैं। आगे देखिए, सम्मेलन का संयोजन अध्यक्ष या उसके असमर्थ होने पर उपाध्यक्ष के द्वारा सम्मेलन की तारीख निश्चय की जाएगी और सूचना 7 दिन पहले दी जाएगी। सबसे पहले तो अध्यक्ष का सम्मेलन का जो कौन अध्यक्षता कर रहा है, अध्यक्ष ही कर रहा है, लेकिन अध्यक्ष समर्थ नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष होता है और सूचना 7 दिन पहले देगा। उपाध्यक्ष के असमर्थ होने पर कलेक्टर अध्यक्षता करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और राज्य सरकार की सूचना के अधीन, मतलब उसको सूचना कौन देगा, कलेक्टर को आपको अध्यक्षता करनी है राज्य सरकार। अध्यक्ष या उसके असमर्थ होने पर उपाध्यक्ष विशेष सम्मेलन बुला सकते हैं। विशेष सम्मेलन जैसे कि देखा था अध्यक्ष बुलाएगा, लेकिन अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है या असमर्थ है तो उपाध्यक्ष विशेष सम्मेलन बुला सकता है। निर्वाचित पार्षदों की संख्या के 1/3 द्वारा मांग किए जाने पर भी विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है, लेकिन 2 सप्ताह के भीतर। कब, 2 सप्ताह के भीतर। ऐसी मांग किए जाने पर यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सम्मेलन नहीं बुलाते हैं तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार को सूचना देकर विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान हैं जो पहले भी हमने देखे हुए थे। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बुलाएगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो कलेक्टर के द्वारा ये चीज़ें होंगी। क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। माफ़ कीजिए, सम्मेलन बुलाने की बात हो रही थी, सम्मेलन की बुलाने की बात इसमें यहाँ पर करेक्ट ये करना चाहूँगा कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष अगर असमर्थ है सम्मेलन बुलाने में तो कलेक्टर सम्मेलन बुलाएगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, कलेक्टर सम्मेलन बुलाएगा। ये आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कह दिया था, अगर अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा और उपाध्यक्ष नहीं है तो कलेक्टर अध्यक्षता करेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष सम्मेलन बुलाएगा, उसकी तारीख निश्चय करेगा। ठीक है, और अगर उपाध्यक्ष असमर्थ है सम्मेलन बुलाने में तो कलेक्टर सम्मेलन बुलाएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष सम्मेलन की सूचना 3 दिन पहले सभी पार्षदों को दे दी जाएगी। तो यहाँ पर ये 7 दिन पूर्व क्या था, ये विशेष सम्मेलन नहीं था, ये रेगुलर सम्मेलन था। ठीक है, ये रेगुलर सम्मेलन और ये मतलब ये नियमित सम्मेलन और ये आपका विशेष सम्मेलन। विशेष सम्मेलन की सूचना 3 दिन पहले, सामान्य सम्मेलन की सूचना 7 दिन पहले। आगे देखें, सभापति कौन होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से कोई उपस्थित ना हो तो उपस्थित पार्षदों में से किसी एक निर्वाचित पार्षद द्वारा सभी सभापति की अध्यक्षता की जाएगी, सभा की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। सम्मेलन में जनता का प्रवेश यहाँ पर दिया जाता है। जैसे नगरीय निकाय के केस में देखें तो जो भी सभा होती है, सम्मेलन होती है, उसमें जनता का प्रवेश का प्रावधान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, सम्मेलन में जनता का प्रवेश, पार्षद के सम्मेलन में नियमों के अधीन जनता को प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि जनता को प्रवेश मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये अध्यक्ष के ऊपर रहता है, अगर वो सोचे स्वविवेक से तो जनता को प्रवेश ना भी दे
तो भी वे उसके हाथ में है, लेकिन प्रावधान होता है जनता के प्रवेश का। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। गणपूर्ति कितनी होती है? पार्षदों की कुल संख्या का 1/3 गणपूर्ति आवश्यक है ना। तो शुरू से याद करें अगर, तो ग्राम सभा के केस में 1/10 होती है, ग्राम पंचायत के केस में 1/2 होती है, मतलब आधी होती है। जनपद और जिला पंचायत के केस में भी 1/3 होती थी गणपूर्ति, और यहाँ पर भी जैसे हम बात करें जनपद पंचायत, माफ कीजिए, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के केस में गणपूर्ति आपकी 1/3 होती है। ठीक है, किसी भी सम्मेलन के लिए गणपूर्ति ना होने पर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी सम्मेलन को स्थगित कर सकता है। ठीक, ये ध्यान रखें। बाकी सारे प्रावधान वैसे ही है जैसे अपने पंचायती स्तर पर देखा था। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की उपस्थिति, सीएमओ क्या करता है यहाँ पर? जो सीएमओ अभी तक हम बात कर रहे हैं ना, तो ये सीएमओ करता क्या है? तो ये वही वाली स्थिति है जब हमने ग्राम पंचायत सचिव को देखा था, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देखा था, वही मिलती जुलती स्थिति मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है, सीएमओ की होती है। तो देखिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी परिषद के प्रत्येक सम्मेलन में उपस्थित रहता है और सम्मेलन की चर्चा में आए विषयों को स्पष्ट करता है, वक्तव्य दे सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता उसको। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, फिर से एक बार बात करें, ग्राम पंचायत के केस में पंचायत सचिव, जनपद और जिला पंचायत के केस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिसको सीईओ कहते हैं, और नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के केस में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ। ठीक है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। आगे देखिए, प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रेसिडेंट काउंसिल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है ना। अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से 7 दिन के भीतर इस प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन कर लिया जाएगा अध्यक्ष के द्वारा ही। ये जो आपका प्रेसिडेंट इन काउंसिल होता है, ये अध्यक्ष का काउंसिल होता है पूरी तरीके से। इसका राजा कौन होता है? अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रेसिडेंट काउंसिल अध्यक्ष के द्वारा गठित की जाती है, अध्यक्ष इसका मुख्य सर्वे सर्वा होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और जितने भी सदस्य इसमें चुने जाएंगे, मतलब पार्षदों में से ही चुने जाते हैं इनके सदस्य, वो अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं इस प्रेसिडेंट इन काउंसिल में। ठीक है, मतलब ये प्रेसिडेंट इन काउंसिल में क्या क्या होगी? अध्यक्ष होगा और पार्षद होंगे। ठीक है, पार्षद होंगे, और ये जो पार्षद हैं इनको कौन चुनेगा? अध्यक्ष ही चुनेगा। तो एक तरीके से ये जो पार्षद हैं ये अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर इस काउंसिल के सदस्य के रूप में होते हैं। ठीक, प्रसाद पर्यंत, ये आप ध्यान रखेंगे, इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो अध्यक्ष का निर्वाचन जैसे हो गया, जैसे हमने देखा, अब अध्यक्ष तो डायरेक्ट चुनकर आ रहा है जनता के द्वारा, तो वहां पर तय हो गया कि चुनकर आगे निर्वाचित हो गया। उसके 7 दिन के अंदर भी फिर ये अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन कर देता है। प्रत्येक परिषद के लिए एक प्रेसिडेंट काउंसिल होगी। हर एक परिषद, जैसे हम नगर पंचायत की बात करें या नगर पालिका परिषद की बात करें, तो हर एक के लिए एक प्रेसिडेंट काउंसिल होगी ही होगी। नगर पालिका परिषद के प्रेसिडेंट काउंसिल में अध्यक्ष तथा 7 सदस्य होते हैं। नगर पालिका परिषद के केस में अगर बात करें ना हम, नगर पालिका परिषद के केस में अगर हम बात करें तो उस केस में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखें, नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट काउंसिल में अध्यक्ष को मिलाकर 8 लोग, मतलब अध्यक्ष और 7 और। ठीक है, अध्यक्ष और 7 और, मतलब 1 + 7, ऐसे याद रख लीजिए। 1 + 7 कुल 8 कर सकते हैं, लेकिन 1 + 7 कैसे याद आएगा कि अध्यक्ष और 7 लोग। ठीक, वैसे ही अगर हम नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत की जो प्रेसिडेंट काउंसिल होगी उसमें कुल कितने लोग होंगे? तो अध्यक्ष और 5 और लोग, मतलब इसमें होंगे 1 धन 5 लोग। ठीक है, 1 धन 5, 6 कुल। क्लियर है। अध्यक्ष प्रेसिडेंट काउंसिल के पदन सभापति होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। गठित ही कौन कर? अध्यक्ष, तो सभापति भी कौन होगा? अध्यक्ष। ठीक, प्रेसिडेंट काउंसिल के सदस्य परिषद के अलग अलग विभाग के सदस्य होते हैं। तो प्रेसिडेंट काउंसिल में जो सदस्य चुने जाते हैं ना, पार्षदों में से, वो अलग अलग जो विभाग तय होते हैं कि ये विभाग होगा, वो विभाग होगा, उस विभाग के सदस्य होते हैं ये कौन? पार्षद जो चुनकर आते हैं। और विभाग का वितरण कौन करता है? विभाग का वितरण भी कौन करेगा? सभापति, मतलब अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेसिडेंट इन काउंसिल ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, सलाहकारी समिति। अब प्रेसिडेंट काउंसिल तो हो गया, उसके अलावा कौन कौन सी समितियां होती है? तो ध्यान रखिएगा, एक होती है सलाहकार समिति, अध्यक्ष परिषद के निर्धारित विभाग के लिए। ठीक है, जो भी विभाग जैसे कि मैंने बताए थे, और उसके सदस्य कौन होते हैं? प्रेसिडेंट काउंसिल के पार्षद। ठीक,
तो जो विभाग है अध्यक्ष परिषद के जो निर्धारित विभाग है उसके लिए अलग अलग सलाहकारी समितियां बनाई जाएगी। जितने भी विभाग हैं उसके सबके लिए अलग अलग सलाहकारी समिति बनाई जाएगी। नगर पालिका परिषद के प्रत्येक सलाहकार समिति में 5 पार्षद सदस्य। तो फिर से देख लीजिए यहाँ पर नगर पालिका परिषद के केस में हर एक सलाहकारी समिति में 5 पार्षद होंगे और नगर पंचायत के केस में आपके 3 सदस्य होंगे। ठीक है, 3 पार्षद सदस्य होंगे। क्लियर है? तो फिर से इसको डिवाइड कर दें। यहाँ पर अगर नगर पालिका परिषद की बात करें हम, नगर पालिका परिषद के केस में अगर बोले तो 5 लोग और नगर पंचायत के केस में 3 लोग होंगे। और ये वो पार्षद होंगे जो प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नहीं है। तो ये वही लोग नहीं होने वाले जो नगर प्रेसिडेंट काउंसिल में जो पार्षद हैं उनसे इतर, उससे अलग, उनसे विभिन्न अन्य पार्षद इनके सदस्य होंगे। तो लिखा है ये पार्षद सदस्य प्रेसिडेंट काउंसिल के सदस्य के रूप में शामिल पार्षदों से भिन्न होंगे। ये महत्वपूर्ण है। मतलब जो पार्षद प्रेसिडेंट इन काउंसिल में शामिल हो चुके हैं ना, वो इस सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुने जाएंगे। प्रेसिडेंट काउंसिल के सदस्य के रूप में ये तो हो गया। प्रेसिडेंट काउंसिल का विभाग का प्रभारी सदस्य सलाहकार समिति का सम्मेलन हर 2 माह में कम से कम एक बार बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट काउंसिल का जो विभाग हमने किया था, विभाग वितरण किया था अध्यक्ष के द्वारा, उसका जो प्रभारी होगा वो सलाहकार समिति के सम्मेलन के हर 2 महीने में कम से कम एक बार सम्मेलन बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। ये बात आप ध्यान में रखें। एक और समिति होती है परामर्शदात्री समिति। परिषद आवश्यकता अनुसार सदस्य पार्षद को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, परामर्शदात्री समिति में परामर्श देने के लिए होता है, तो एक तरीके से उसके कार्य वगैरह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बस कौन कौन सी समिति गठित होती है ये बस आप ध्यान में रखिए। एक होती है वार्ड समिति, ये महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड समिति गठित की जाएगी। हर एक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति गठित की जाएगी। ऐसा भी होता है कि एक से अधिक वार्ड के लिए एक ही वार्ड समिति गठित की जा सकती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस समिति में वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित पार्षद, ऑब्वियसली वार्ड से कौन चुनकर आ रहा है? पार्षद। ठीक, तो वार्ड समिति में कौन होगा? मुख्य रूप से पार्षद। और 2 व्यक्ति उस क्षेत्र, उस वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति जिन्हें अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट करें सदस्य हो सकते हैं इस वार्ड समिति में। तो कौन कौन होगा इसमें? उस वार्ड से चुने जाने वाला पार्षद होगा प्लस 2 कोई और लोग जो अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्दिष्ट हो, वो भी शामिल हो सकते हैं, जो पार्षद चुने जाने के लिए योग्य हो। ये बस आप एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, मोहल्ला समिति भी हो सकती है। प्रत्येक नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में मोहल्ला समिति गठित की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और समिति ध्यान रखेंगे, संयुक्त समिति। एक और चीज़ आप ध्यान में रख लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, संयुक्त समिति भी होती है। बस नाम ध्यान रख लीजिए। तो कौन कौन सी समिति शामिल होती है, अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान में होना चाहिए। एक हो गया सलाहकारी समिति, एक हो गया परामर्शदात्री समिति, एक हो गया वार्ड समिति, एक हो गया मोहल्ला समिति और एक हो गया संयुक्त समिति। ठीक है, अध्यक्ष किसी समिति के सभापति को पद से हटाना, अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। किसी समिति के सभापति को अगर पद से हटाना है, अभी हम अध्यक्ष के तौर पे त्यागपत्र देखे थे और अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना देखे थे, अध्यक्ष को पद से हटाना नहीं देखे थे। ठीक है, तो अध्यक्ष को डायरेक्ट पद से हटा सकते हैं या किसी समिति के सभापति को पद से हटा सकते हैं। किन किन आधारों पर? तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार के द्वारा हटाया जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों को हटा रहे हैं, अध्यक्ष छोटा मोटा नहीं है, हायरार्की में सबसे ऊपर आता है। तो अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही है या किसी समिति के सभापति को हटाने की बात हो रही है, तो कलेक्टर वगैरह के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? सबसे ऊंची अथॉरिटी राज्य सरकार के द्वारा हटाया जाएगा। किन आधारों पर? पद में रहना अगर लोक हित में नहीं है, कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, ऐसे सीट से वो चुनकर आ गया जो आरक्षित है लेकिन वो अनारक्षित वर्ग से आता है, ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और हटाने से पहले राज्य सरकार सुनवाई का मौका देगी, मतलब युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा उसको अपना पक्ष रखने के लिए। आगे देखिए, तो ये हो गया आपका नगर पालिका, ये हो गया पूरा नगर पालिका, मतलब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, ये दोनों स्तर को हमने एक साथ देख लिया, क्योंकि सभी के प्रावधान, दोनों के प्रावधान मतलब एक जैसे होते हैं। अब हम अलग से पढ़ेंगे नगर पालिका निगम या नगर निगम कहाँ स्थापित होगा? वहाँ स्थापित होगा जहाँ जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, 1 लाख से जनसंख्या अधिक हो, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? 1 लाख से अधिक जनसंख्या में आपकी नगर निगम स्थापित होगी। देखिए, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र कहा जाता है इसको। ठीक है,
बृहत्तर नगरीय क्षेत्र कहा जाता है, राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नगर निगम की संरचना के तौर पे देखते हैं कौन कौन शामिल होता है। जैसे नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के केस में हमने देखा था अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे, पार्षद प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे, और फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये हमने संरचना देखी थी नगर पालिका के केस में। अब हम नगर निगम की संरचना की बात करेंगे तो देखिए कौन कौन शामिल होता है। नगर पालिक वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा महापौर, एक नया नाम आपको सुनने को मिलेगा, महापौर। मतलब नया नाम बोलने का तात्पर्य ये है कि अभी तक हमने महापौर पद नहीं देखा था, अब हम पहली बार महापौर पद देख रहे हैं। कुल मिलाकर जब से हमने पंचायती राज या नगरीय निकाय शुरू किया है तब से पहली बार ये नाम आ रहा है अब महापौर। ठीक, वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद, ठीक है, ये तो है, देख लिया था पहले भी। उसके अलावा नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले अधिकतम 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? अधिकतम 6 व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करे या नामित करे, जो नगर पालिक क्षेत्र में निवास करते हो, ये जरूरी है। नगर पालिक क्षेत्र में रहने वाले, जिस नगर पालिक क्षेत्र में 6 व्यक्ति चुने जाने हैं वो वहां पर निवास करते हो, और पार्षद चुने जाने के लिए योग्य होने चाहिए वो 6 व्यक्ति। साथ ही साथ उनके में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। क्लियर? लोकसभा, राज्यसभा की, विधानसभा के वे सदस्य, राज्य की विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें वो नगर पालिका क्षेत्र पूरी तौर पर या आंशिक तौर पर आता है। दूसरा, राज्यसभा के वो सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में दर्ज हैं। तो एक चीज समझिए, जब कभी भी राज्यसभा के सदस्य के बारे में बात होती है ना, तो यही लाइन आपको देखने को मिलती है, क्या? कि राज्यसभा के वो सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में दर्ज हो या मतदाता के रूप में दर्ज है। ऐसा हमने हर स्तर पे देखा है। जब राज्यसभा के स्तर को देखते हैं संरचना के तौर पे, मतलब उसमें शामिल सदस्य के तौर पे, ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ें वैसी ही है। तो कौन कौन हो गए? महापौर हो गया, इसमें हो गया पार्षद। पार्षद के अलावा 6 व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा चुने जाएंगे विशेष अनुभव रखने के लिए। दूसरे, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो इस नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक रूप से आते हो, और राज्यसभा के सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज हो। इतने सारे लोग आते हैं इसके अंतर्गत। आगे देखिए, उसके बाद अध्यक्ष इसमें अलग होते हैं, देखेंगे पहले। अब वार्डों की संख्या की पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। वार्डों की संख्या की बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले। राज्य सरकार नगर पालिका क्षेत्र के लिए वार्डों की संख्या तथा विस्तार का निर्धारण करती है, अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वार्डों की संख्या तथा विस्तार का निर्धारण राज्य सरकार करेगी, ध्यान रखिएगा। वार्डों की कुल संख्या अधिकतम 70, न्यूनतम 40 होगी, ठीक है। जैसे 15 और उसमें हमने देखा था न्यूनतम, ठीक है, वैसे यहाँ पर आपका न्यूनतम है 40 और अधिकतम है यहाँ पर 70। लेकिन अगर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो उस नगरीय क्षेत्र में 85 वार्ड भी हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान हमने कभी नहीं देखा था। इसके पहले जितने भी स्तर देखे थे तो हमने ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखा था। या तो हमने देखा था कि न्यूनतम कितना होगा और हमने देखा था अधिकतम कितना होगा, वो फिक्स होता था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अधिकतम 70 और न्यूनतम 40 जब जनसंख्या 10 लाख से कम है तो। लेकिन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र में या नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम 85 वार्ड भी हो सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं महापौर के पद का आरक्षण। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको हायरार्की समझा देना चाहता हूँ। हायरार्की मतलब एक लेवल समझा देना चाहता हूँ कि कौन किस पद पर रहता है, ठीक है। सबसे यहाँ पर मुख्य पद के तौर पे आपको महापौर को ही ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? महापौर को ही ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। महापौर के अधीन, ठीक है, या समतुल्य जैसा भी कह सकते हैं, एक पद होता है यहाँ पर अध्यक्ष का। अब दो अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर महापौर अध्यक्ष नहीं होता, अध्यक्ष कोई और होता है जिसे स्पीकर कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, स्पीकर कहते हैं। और फिर होते हैं पार्षद, या एक और पद हमको देखने को मिलता है आयुक्त। खैर आयुक्त को हम अलग रखते हैं, वो अलग ही है। और इसके बाद आते हैं पार्षद। तो ये आपकी हायरार्की होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पहले महापौर, उसके अधीन रहकर अध्यक्ष पद या स्पीकर, और फिर पार्षद। यहाँ पर महापौर अध्यक्ष नहीं है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है
कई लोग महापौर को ही अध्यक्ष समझ लेते हैं नगर निगम का, लेकिन ऐसा नहीं होता। महापौर अलग है, उसकी स्थिति अलग है। सबसे प्रमुख व्यक्ति महापौर है और प्रमुख व्यक्ति के तौर पे अध्यक्ष भी होता है। स्पीकर मतलब किसी सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अलग होता है महापौर से, जिसको अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। और पार्षद तो आपको पता ही है। क्लियर? ये आप कंफ्यूजन दूर करिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना ये वाला महापौर पद का आरक्षण। तो सिर्फ महापौर पद का आरक्षण क्यों लिखा, बाकी का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पार्षद के लिए आरक्षण जो होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे पहले हमने प्रावधान देखे थे। ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है कि पार्षद के जितने भी पद होंगे, मान लेते हैं किसी अगर नगर पालिका क्षेत्र में कुल वार्डों की संख्या है 70 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 70 अगर वार्ड हैं, 70 वार्ड है मतलब 70 पार्षद होंगे, हर एक वार्ड से एक पार्षद। ठीक, तो कुल पार्षद के लिए पद कितने हो गए यहाँ पर? 70। तो इसमें आरक्षण कैसे होगा? तो आरक्षण उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में एसटी एससी की जनसंख्या है। और फिर अगर एसटी एससी की जनसंख्या 50% या उससे कम होती है तो ओबीसी के लिए 25% आरक्षण हो जाएगा। कुल मिलाकर महिलाओं के लिए 1/3 सभी वर्गों को मिलाकर आरक्षण होगा। ये पहले जैसे हमने देखा था वैसे ही। लेकिन यहाँ पर अब महापौर के आरक्षण की बात करते हैं। मान लेते हैं पूरे राज्य में सपोज आपके 18 नगर निगम क्षेत्र हैं या 18 नगर निगम है। पूरे राज्य में आपके 18 नगर निगम क्षेत्र है, 18 नगर निगम है। तो यहां पर महापौर की संख्या हो जाएगी 18। यहां पर 18 महापौर हो जाएंगे, मतलब आपके 18 महापौर के पद होंगे। अब 18 महापौर पद के लिए कितना आरक्षित होगा, कैसे होगा, उसकी बात मैं कर रहा हूं यहां पर, समझिएगा। ठीक है, एक नगर निगम से एक महापौर। तो महापौर की पदों की कुल संख्या में जितनी भी संख्या, जैसे 18 मैंने लिया, तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और महापौर पदों की कुल संख्या का 25% स्थान ना ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के केस में अध्यक्ष के लिए देखा था। तो उसका अध्यक्ष अलग है, मुख्य। ठीक है, मुख्य अधिकारी। यहां पर मुख्य अधिकारी महापौर है, तो उसके स्थान के आरक्षण की बात कर रहे हैं यहां पर। क्लियर? पुराने केस में देखे थे तो मुख्य अधिकारी अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर, यहां पर सबसे मुख्य अधिकारी कौन? महापौर, यह भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ठीक, पुराने 2 लेवल में अध्यक्ष, अभी नगर निगम में महापौर। ठीक है, ये आप कंपेयर करें एक साथ। इसका अध्यक्ष अलग होता है, जो वहां पर उपाध्यक्ष की भूमिका में था, यहां पर कौन होगा? वो अध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष पूरी तरीके से यहां पर अध्यक्ष से समतुल्य नहीं है, क्योंकि यहां पर पूरा मुख्य अधिकारी महापौर तो है, लेकिन यहां पर जितने भी सम्मेलन होंगे उसकी अध्यक्षता यहां का अध्यक्ष करेगा, ना कि महापौर। वहां पर अध्यक्ष ही करता था सम्मेलन की अध्यक्षता, जो मुख्य अधिकारी था। ये अंतर है, समझिएगा। ठीक, अब देखिए जितने भी आरक्षित पद है उसमें 1/3, माफ कीजिए, जितने भी पद हैं उसके कुल पद का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, सभी वर्गों को मिलाकर। आगे देखिए, महापौर तथा पार्षद द्वारा शपथ तो संभाग आयुक्त या संचालक की अनुमति के बिना निर्वाचित होने के 30 दिन के अंदर का शपथ ना ले तो पद रिक्त हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। प्रत्येक महापौर तथा प्रत्येक पार्षद निगम के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष के चुनाव के में भाग लेने से पूर्व कलेक्टर के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेंगे। तो कौन शपथ दिला रहे कह सकते हैं? कलेक्टर। कौन? महापौर तथा प्रत्येक पार्षद। ठीक है, प्रत्येक सम्मेलन में, प्रथम सम्मेलन में। और प्रथम सम्मेलन कब होता है? तो सारी बातें हमने देख ली है। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर सब मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, यहां पर स्पीकर का चुनाव करेंगे, वहां पर सब मिलकर उपाध्यक्ष चुनते थे, यहां पर अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक, समझिएगा। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है, मैं इस उद्देश्य से यहां पर फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूं। तो सुनिए, जो हमने इसके पिछले 2 आपकी श्रेणी देखी थी, जिसमें हमने नगर पालिका के बारे में देखा था, नगर पालिका, जिसमें नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत आ रहे थे, उसमें सबसे प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष। ठीक है, फिर उपाध्यक्ष, 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 और फिर पार्षद, पार्षद। ठीक है, यहां पर नगर निगम के केस में, नगर निगम के केस में महापौर, महापौर। लेकिन देखिए ये सभा की अध्यक्षता करेंगे, ये सभा की अध्यक्षता करेंगे, सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, ये सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेंगे सामान्य स्थिति में।
सामान्य स्थिति में सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। फिर इनके बाद आते हैं अध्यक्ष आते हैं इसमें, ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। यहाँ पर कौन अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा था? उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, बाकी ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर महापौर प्रत्यक्ष रूप से और पार्षद प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ये अध्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, ठीक है, वही पार्षदों में से। और सम्मेलन की अध्यक्षता इस अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर सम्मेलन की अध्यक्षता इस अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। ये दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा। आगे देखिए, अध्यक्ष स्पीकर का निर्वाचन। सबसे पहले शपथ तो वैसी करते हैं, जो महापौर है चुनकर आ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, पार्षद जो हैं वो पहले शपथ ले लेते हैं। शपथ लेने के बाद अपने में से, पार्षदों में से पहले अध्यक्ष चुना जा रहा था, अब माफ कीजिए, पहले उपाध्यक्ष चुना जा रहा था, अब अध्यक्ष चुना जाएगा, ठीक। तो वही है स्पीकर, मतलब क्या हुआ कि महापौर तथा पार्षद आपके शपथ ले लिए, शपथ हो गया कलेक्टर के द्वारा। शपथ हो जाने के बाद अब अध्यक्ष का, जिसे हम स्पीकर कह रहे हैं नगर निगम के केस में, उसका निर्वाचन होगा, ठीक है। तो देखिए, निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर नगर निगम का महापौर तथा पार्षद निर्वाचित पार्षदों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे, महापौर और पार्षद मिलकर 15 दिन के भीतर। इस निर्वाचन के लिए सम्मेलन कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा और उसकी वो अध्यक्षता करेगा, ठीक है, कलेक्टर अध्यक्षता करेगा और वही सम्मेलन बुलाएगा, जिसमें क्या चुना जाना है? अध्यक्ष या स्पीकर को चुने जाने। आगे देखिए, अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति के दौरान निगम के सम्मेलन की अध्यक्ष करने के लिए प्रतिवर्ष 2 निर्वाचित पार्षदों की एक नामावली घोषित करेगा। देखिए क्या है यहां पर अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष, स्पीकर जिसको कह रहे हैं, जो चुना जा रहा है महापौर और पार्षदों द्वारा, पार्षदों के बीच में से, वो अध्यक्षता करेंगे सम्मेलन में। लेकिन मान लो अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, जो अध्यक्षता करते हैं वो उपस्थित नहीं है, तो कौन करेगा? तो पहले के केस में हम ये देखते थे कि उपाध्यक्ष होता था सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर उपाध्यक्ष जैसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए 2 पार्षदों की नामावली तैयार की जाती है, ठीक है। 2 निर्वाचित पार्षदों की नामावली तैयार की जाती है, जो अध्यक्ष करेंगे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करेंगे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति के दौरान निगम की सम्मेलनों की अध्यक्षता करने के लिए प्रति वर्ष 2 निर्वाचित पार्षदों की एक नामावली घोषित करेगा। उसी में से वह पार्षद अध्यक्षता के लिए चुने जाएंगे। जैसे मान लेते हैं अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो महापौर नहीं करेगा, या उपाध्यक्ष जैसा कोई पद नहीं होता, तब यही जो 2 व्यक्ति घोषित किए गए हैं जिनकी नामावली है, उसमें से एक व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, और इन दोनों में से अगर कोई एक उपस्थित नहीं है तो दूसरा जो है वो कर लेगा। समझ में आई बात क्या? तो अध्यक्ष और स्पीकर की क्या शक्तियां और कार्य होते हैं, तो देख लीजिए। जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आ रहे हैं, निगम के सम्मेलन की अध्यक्षता करना, सम्मेलन की तारीख से 7 दिन के भीतर आयुक्त को कार्रवाई की प्रतिलिपि भेजना, ठीक है। जो भी कार्रवाई हुई है 7 दिन के भीतर आयुक्त को वो अपनी प्रतिलिपि भेजेगा। महापौर की सहमति से निगम की सम्मेलन की तारीख तय करना, उसकी सूचना, सम्मेलन के एजेंडा जो महापौर द्वारा अनुमोदित हो। देखिए सारी चीज़ें पहले महापौर के द्वारा परमिशन ली जा रही है, अनुमोदन किया जा रहा है। पहले तो महापौर की सहमति ली सम्मेलन की तारीख तय करने के लिए, और जो भी एजेंडा है वो महापौर से अनुमोदन लिया, उसके बाद फिर वो चीज़ भिजवा रहे हैं आगे पार्षदों और आयुक्त को, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद किसको भिजवा रहे हैं? पार्षद और आयुक्त को। सम्मेलन के विनिश्चय पर आयुक्त से निष्पादन की रिपोर्ट मांगना एक और कार्य के तौर पर ध्यान रखिए। अपने कार्यालयों के सेवकों अधिकारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना, ठीक, सेवकों और अधिकारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना, ये सारी चीज़ें अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के अंतर्गत आ रहे हैं। चलिए पार्षदों को पद से हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। संभागीय आयुक्त किसी भी निर्वाचित पार्षद को हटा सकते हैं। संभागीय आयुक्त, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंपल आयुक्त नहीं है, यहाँ पर संभागीय आयुक्त जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ है, एक आयुक्त आगे एक और पद आएगा इसी नगर निगम के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर संभागीय आयुक्त लिखा है वो अलग है। नगर निगम आयुक्त अलग होते हैं और संभागीय आयुक्त अलग होते हैं। तो पार्षदों को कौन हटाएगा? संभागीय आयुक्त। इसके पहले हमने जो 2 स्तर देखा था उसमें कौन हटा रहा था पार्षदों को? कलेक्टर, ठीक है। यहाँ पर संभागीय आयुक्त, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। देखिए कब कब हटाएंगे? संभागीय आयुक्त के मत में सार्वजनिक या निगम के हित में अगर पार्षद नहीं है, पार्षद का अपने पद पे बना रहना नहीं है, तब उसको हटा देंगे, ठीक है। वहाँ पर सारा क्या था? कलेक्टर था संभागीय आयुक्त की जगह पे। यदि यह पाया गया कि वो आरक्षित वर्ग का नहीं है, जिस आरक्षित वर्ग से वो चुनकर आया है, मतलब अनारक्षित वर्ग का है और आरक्षित पद को ले लिया है, तब उसे पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा, यदि निगम पार्षदों की 2/3 संख्या यह निश्चय करे
2/3 संख्या, निगम पार्षदों की 2/3 संख्या अगर निश्चय करे कि पार्षद अपने कर्तव्य के संपादन में सही नहीं है, कदाचार करता है, अशोभनीय आचरण करता है, तब वो 2/3 संख्या के द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, उस पर्टिकुलर पार्षद को हटाया जा सकता है, ठीक है, जिसके विरुद्ध या एलिगेशन लगा हुआ है। आगे देखिए, महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष का हटाया जाना। महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष को कैसे हटाएंगे उसकी बात करें, अभी तो पार्षदों को हटाने की बात हुई थी, लेकिन ये बड़े लोग हैं ना भाई, महापौर सबसे बड़ा आदमी, फिर अध्यक्ष और किसी समिति का अध्यक्ष, इनको कौन हटाएगा? तो राज्य सरकार हटाएगा, है ना। बड़े लोगों को हमेशा कौन हटाएगा? राज्य सरकार हटाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार की राय में कब हटाएगा? तो अगर उसके पद में बने रहना लोकहित में नहीं है, ठीक, वांछनीय नहीं है, तब उसे पद से हटा सकते हैं। और साथ ही साथ वो तो क्राइटेरिया रहेगा ही कि अगर वह पद आरक्षित पद है, लेकिन जो चुनकर आया हुआ महापौर है या अध्यक्ष है या समिति का सभापति है, अध्यक्ष है, वो आरक्षित वर्ग का नहीं है, तब उसे पद से हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने से पहले उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सारी चीज़ें वैसी देखने को मिल रही है आपको फिर से यहाँ पर, है कि नहीं। महापौर का त्यागपत्र, तो महापौर किसको त्यागपत्र देखेंगे? तो राज्य सरकार को देंगे, ठीक। पुराने केस में भी हम देखे थे कि जो अध्यक्ष होता था वो भी इस तरीके से त्यागपत्र देता था, और महापौर का त्यागपत्र भी यहाँ पर राज्य सरकार को लिखित में दिया जाएगा। अध्यक्ष और पार्षदों का त्यागपत्र, तो यहाँ पर अध्यक्ष और पार्षद जो है वो त्यागपत्र किसको देंगे? फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो महापौर है दोस्तों, वो अध्यक्ष नहीं है, वो अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। महापौर अलग है, अध्यक्ष अलग है, तो इस कारण लिखा हुआ है अध्यक्ष और पार्षदों का त्यागपत्र। क्लियर? अध्यक्ष या कोई पार्षद महापौर को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है, और महापौर उस त्यागपत्र को संभागीय आयुक्त को भेजेगा, और समाधान हो जाने पर संभागीय आयुक्त उसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो अध्यक्ष हो गया, पार्षद हो गया, पहले महापौर को देगा अपना त्यागपत्र, और महापौर जो है उस त्यागपत्र को संभागीय आयुक्त को भेजेगा। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो देखिए यहां पर मैंने कहा था एक लाइन आपको ध्यान में होगा, जो भी पद अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनकर आ रहा है? अध्यक्ष। कौन चुन रहा था? महापौर और पार्षद मिलकर, पार्षदों में से, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध ही लाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो देखिए, विशेष रूप से बुलाए गए सम्मेलन में, विशेष रूप से बुलाए गए सम्मेलन में, यहां पर सम्मेलन कर लीजिए, सम्मेलन में पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उपस्थित पार्षदों के 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से यह संकल्प पहले लाया जाएगा, और पार्षदों की कुल संख्या के अधिक से अधिक अगर पारित हो जाए तो अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। क्लियर है? सबसे पहले 2/3 आपका माफ कीजिए, यहां पर क्या हुआ कि उपस्थित का, फिर से मैं वही कहूंगा, उपस्थित का 2/3 आपका बराबर होना चाहिए कुल पार्षदों के आधे से अधिक के, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, ये क्राइटेरिया आप ध्यान में रखेंगे, जिससे यह अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, ठीक। विशेष रूप से सम्मेलन पार्षदों के द्वारा उपस्थित पार्षदों के 2/3 बहुमत से जो निगम के पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, तो ऐसे बहुमत के द्वारा अगर पारित हो जाता है प्रस्ताव तो अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा, ठीक है। वो क्राइटेरिया ध्यान में रखेंगे जो मैंने लिखा था, वो पहले भी वैसे ही था, कुछ अलग नहीं है। अब देखिए, निर्वाचित पार्षदों के कम से कम 1/3 के द्वारा मांग करने पर ही बुलाया जाएगा। मांग पहले कैसे प्रस्ताव पारित होगा, अविश्वास प्रस्ताव वो लिख दिया है, फिर बाद में कैसे मांग किया जाता है, ये क्रम थोड़ा उल्टा हो गया। पहले ये होना था कि निर्वाचित पार्षदों के कम से कम 1/3 के द्वारा मांग किया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव का, फिर वो सारी प्रक्रिया होगी कि जितने उपस्थित हैं उसका 2/3 जो आधे से अधिक संख्या से होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अध्यक्षता कौन करेगा इस विशेष सम्मेलन की? कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उसके पद ग्रहण करने की 2 वर्ष की अवधि के पहले नहीं लाया जाएगा, और अगर उपचुनाव में अगर कोई आया है ठीक है, माफ कीजिए, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पहले स्वीकार ना हुआ हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, तो फिर से कब लाएंगे? दोबारा लाएंगे जब 1 वर्ष की कालावधि पूरी हो जाए, ठीक है।
1 वर्ष की काल अवधि पूरी हो जाए तब लाया जाएगा फिर से। तो ये वही सारी बातें हैं जो पहले हमने देखी है, तो ज़्यादा मैं इस पर और फोकस नहीं कर रहा हूँ। आगे देखिए, महापौर का वापस बुलाया जाना मतलब रिकॉल की प्रक्रिया। मतलब रिकॉल किसको ला रहे थे, किसके विरुद्ध ला रहे थे, तो याद कीजिए, रिकॉल उस सभा के उस स्तर के सबसे प्रमुख अधिकारी के विरुद्ध लाया जाएगा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ होगा। तो पहले नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के केस में हमने देखा था कि अध्यक्ष सबसे प्रमुख अधिकारी था जो निर्वाचित हो रहा था प्रत्यक्ष रूप से, उसके खिलाफ रिकॉल की प्रक्रिया लाई गई थी, वापस बुलाने की प्रक्रिया लाई गई थी। यहाँ पर वो कौन है, महापौर है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और सबसे प्रमुख अधिकारी इस स्तर के। ठीक है, तो महापौर के विरुद्ध ही रिकॉल की प्रक्रिया लाई जाएगी। तो देखिए, नगर पालिका निगम में कम से कम 3/4, उसमें भी था, इसमें भी है, 3/4 पार्षद महापौर को वापस बुलाने की प्रक्रिया संभागीय आयुक्त को प्रस्ताव पेश करेंगे। संभागीय आयुक्त उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगी। क्रम याद रखिए, सबसे पहले 3/4 पार्षद प्रस्ताव की शुरुआत कर रहे हैं, भेज रहे हैं संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त फिर उस प्रस्ताव को भेजेगा राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार किसको भेजेगा, राज्य निर्वाचन आयोग को। याद रखिए क्रम, ठीक। और फिर महापौर को वापस बुलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मतदान की व्यवस्था करते हैं। कैसे मतदान की व्यवस्था करते हैं, गुप्त मतदान की व्यवस्था करते हैं। वही सारी चीजें बार बार आ रही है। उस मतदान में मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के द्वारा महापौर को वापस बुलाए जाने के पक्ष में मतदान हो जाता है तो फिर पद रिक्त माना जाएगा, मतलब वापस बुला लिया जाएगा महापौर को। तो कब लाया जाएगा ये, तो 2 वर्ष की अवधि जब तक पूरी ना हो जाए, महापौर के पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि पूरी ना हो जाए तब तक ये नहीं लाया जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई महापौर उपचुनाव में निर्वाचित हुआ है तो उसका आधा कार्यकाल जब तक ना हो जाए तब तक भी नहीं लाया जाएगा। ये सारा उदाहरण के साथ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वही सारी बातें हैं। आगे देखिए, कामकाज का संचालन। तो कामकाज का संचालन महापौर की सलाह पर अध्यक्ष के द्वारा। कामकाज का संचालन मतलब कामकाज का संचालन किस में होगा, सम्मेलन में। ठीक है, और सम्मेलन कब होगा, महापौर की सलाह पर अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाएगा। तो निगम अपने कामकाज के लिए हर 2 महीने में कम से कम, एक चीज ध्यान रखें, निगम के केस में हर 2 महीने में कम से कम एक बार सम्मेलन आयोजित होगा अध्यक्ष के द्वारा। किसकी सलाह पर, महापौर की सलाह पर। यह आप ध्यान रखें। अध्यक्ष एवं उसके कार्य में असमर्थ होने पर, अध्यक्ष या उसके कार्य में असमर्थ होने पर महापौर जब भी कभी उचित समझे नगर निगम की किसी ज्वलंत या आकस्मिक समस्या पर चर्चा के लिए विशेष सम्मेलन बुला सकता है। यहाँ पर महापौर के पास डेफिनेटली सर्वे सर्वा है, शक्ति तो होगी विशेष सम्मेलन बुलाने की, बिल्कुल सम्मेलन बुला सकता है। निगम के कम से कम 1/3 पार्षद के द्वारा मांग करने पर भी विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है 2 सप्ताह के भीतर। ठीक है, 2 सप्ताह के भीतर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, सप्ताह ये चीजें हो चुकी है। ऐसे विशेष सम्मेलन 1 वर्ष में 3 से अधिक नहीं होंगे। एक चीज देखिए, 1 वर्ष में विशेष सम्मेलन 3 से अधिक नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण है नगर निगम के केस में, आप ध्यान में रखेंगे। ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, महापौर द्वारा अध्यक्ष को कहे जाने पर भी विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। ये तो खैर मैंने देखा ही था, बताए थे आपको कि महापौर जब उचित समझे विशेष सम्मेलन बुला सकता है। क्लियर। आगे देखें, निगम के सम्मेलन में जनता का प्रवेश। तो निगम का सम्मेलन में साधारणतः जनता के लिए खुला रहेगा, बुलाया जा सकता है बिल्कुल। कोरम पूर्ति 1/3 होगी, पहले के केस में भी 1/3 ही थी, कोई दिक्कत नहीं है। मेयर इन काउंसिल का गठन, ठीक है, मेयर इन काउंसिल का गठन। पहले उसको बोल रहे थे प्रेसिडेंट इन काउंसिल, लेकिन अब इसे कह रहे हैं मेयर इन काउंसिल। मेयर मतलब होता है महापौर, इस कारण मेयर इन काउंसिल, पहले प्रेसिडेंट इन काउंसिल क्योंकि अध्यक्ष होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो मेयर इन काउंसिल में आपको समझ में आ गया कौन सर्वे सर्वा होगा, सबसे प्रमुख अधिकारी होगा महापौर ही होगा। ठीक, तो प्रत्येक नगर पालिका निगम के लिए एक मेयर इन काउंसिल, हर एक नगर निगम के लिए एक मेयर इन काउंसिल गठित की जाएगी। ठीक, उसमें सदस्य कितने होंगे, जैसे हमने देखा था नगर पालिका परिषद के केस में अध्यक्ष और 7 लोग, और नगर पंचायत के केस में अध्यक्ष और 5 लोग। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी चुने गए पार्षद हैं उसके 20% सदस्य, जितने भी पार्षद चुने गए हैं उसमें से 20% लोग इस मेयर इन काउंसिल के सदस्य होंगे, महापौर को मिलाकर। ठीक है, महापौर को मिलाकर, मतलब महापौर और 20% पार्षद, ठीक है, इसके सदस्य होंगे। चलिए, और ये जो 20% लोग हैं ना, ये महापौर के द्वारा ही नाम निर्दिष्ट किए होते हैं। मतलब फिर से वही बात है कि ये जो चुने जाएंगे 20% पार्षद, ये महापौर के प्रसाद पर्यंत मेयर इन काउंसिल के सदस्य होते हैं। आगे बढ़े, चलिए, इसमें कम से कम एक सदस्य जो मेयर इन काउंसिल बनेगी। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है अतिरिक्त, इसमें कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति होना चाहिए, एक महिला वर्ग से होनी चाहिए और एक ओबीसी वर्ग का भी व्यक्ति होना चाहिए इस मेयर इन काउंसिल में। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अतिरिक्त, ये नया है जो पहले नहीं था।
ठीक है। तो मेयर इन काउंसिल में कम से कम एक एसटी या एससी का व्यक्ति, एक महिला वर्ग होनी चाहिए और एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। मेयर इन काउंसिल के सदस्य महापौर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेयर इन काउंसिल के सदस्य महापौर निगम के विभाग के प्रभावी बन सकते हैं। प्रभावी नहीं है, प्रभारी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, सलाहकार समिति, फिर से वही बात, सलाहकार समिति उसमें भी थी, इसमें भी होगी। सलाहकार समिति में वो पार्षद सदस्य नहीं होंगे जो मेयर काउंसिल के सदस्य हैं, पहले भी वही क्राइटेरिया था। वार्ड समिति इसमें भी होती है, ठीक। अब निगम अध्यक्ष जब हो जाएगा ना चुनाव, उसके 30 दिनों के अंतर्गत ये वार्ड समिति बनेगी, लेकिन कंपलसरी नहीं बनता ये वार्ड समिति इसमें। तो कब बनेगा? अगर किसी नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो उस नगर निगम वाले क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन होगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, 3 लाख जनसंख्या या उससे अधिक है तभी वार्ड समिति गठित की जाएगी। इस वार्ड समिति में वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद, हर एक वार्ड से पार्षद चुनकर आता है, तो उस वार्ड समिति में कौन होगा? पार्षद होगा, ठीक। और वार्ड समिति के भीतर रहने वाले 2 व्यक्ति जो महापौर के द्वारा नाम निर्दिष्ट हों, महापौर की जगह पहले अध्यक्ष होता था, उस वार्ड समिति में सदस्य के रूप में होंगे। वार्ड समिति की संख्या कैसे निर्धारित होगी? तो वो तो है कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तब होगी वार्ड समिति, लेकिन कितनी होगी? तो वार्ड समिति की संख्या बराबर नगर निगम की संख्या बटे 1 लाख। नगर निगम की संख्या बटे 1 लाख। मान लेते हैं किसी नगर निगम में कुल 6 लाख लोग हैं, ठीक है, 6 लाख लोग हैं किसी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, तो कितनी वार्ड समिति बनेगी? तो सीधा बोलेंगे आप 6 वार्ड समिति बनेगी, क्योंकि 6 लाख अगर जनसंख्या है तो 6 लाख बटे 1 लाख, ठीक है, 6 लाख बटे 1 लाख मतलब आ जाता है 6 वार्ड समिति गठित होगी वहां पर। आगे देखिए, मोहल्ला समिति। प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में राज्य सरकार के आदेश पर मोहल्ला समिति गठित की जाती है। मेयर इन काउंसिल की बैठक में कोरम सदस्यों की पूर्ति आधी होगी। एक चीज आप ध्यान रखिए, जो भी एक चीज समझिए, ध्यान से समझिए, जो भी समिति बनेगी या जो भी काउंसिल बनेगा, जैसे पहले के केस में हमने देखा था प्रेसिडेंट इन काउंसिल, यहां पर देखा मेयर इन काउंसिल, उनकी गणपूर्ति हमेशा आधी होगी। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी समिति बनती है, कोई भी आपका इस तरीके का आपका कहना चाहिए काउंसिल बनता है, जैसे मेयर इन काउंसिल, प्रेसिडेंट इन काउंसिल, उसकी गणपूर्ति हमेशा आधी होती है। तो 1/3 हमने क्या देखा था? 1/3 हमने या तो नगर पालिका का सम्मेलन के लिए देखा था गणपूर्ति, या नगर निगम के सम्मेलन के लिए देखा था गणपूर्ति। वो किसी समिति का सम्मेलन नहीं था, समझिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम के सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो उसमें गणपूर्ति 1/3, लेकिन इनके समितियों की बात करेंगे, काउंसिल की बात करेंगे तो उनमें गणपूर्ति आधी होगी, 1/2 होगी। स्पष्ट है। आगे देखिए, निगम के सम्मेलन में लाए जाने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय महापौर तथा उपस्थित निर्वाचित पार्षदों के बहुमत से किया जाता है। समानता की दशा में अध्यक्षता करने वाले पदाधिकारी को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसे द्वितीयक मत कहते हैं। द्वितीयक मत कहते हैं, किसको कहते हैं? ध्यान रख लीजिएगा, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी किसी मुद्दे पर समान मत आ जाते हैं तो वहाँ पर का जो अध्यक्षता होता है, समान स्थिति में मत देने का अधिकार ही नहीं होता, लेकिन अगर बराबर वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ का जो अध्यक्षता कर रहा है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, जिसे द्वितीयक मत कहा जाता है। आगे देखें, एक पद होता है आयुक्त का। इस केस में एक पद होता है आयुक्त का, ठीक है। तो देखिए, निगम के लिए आयुक्त की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। आयुक्त की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। संभागीय आयुक्त की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा था ये नगर निगम आयुक्त है, संभागीय आयुक्त अलग अधिकारी था, ठीक है, वो अलग है, मिक्स नहीं करना है। ये नगर निगम आयुक्त है, तो इस नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति शासन या राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जो ऑब्वियसली 5 वर्ष के लिए हो सकती है अधिकतम, उससे पहले भी पद से हटाया जा सकता है। तो लिखा है, किसी सम्मेलन में निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के सदस्यों के द्वारा जो 3/4 से कम ना हो द्वारा आयुक्त को हटाए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद राज्य शासन द्वारा हटाया जा सकता है। 3/4 आप ध्यान रखेंगे पद से हटाने के लिए, ठीक है। शासन को यदि लगता है कि आयुक्त अपने पद पर शासन को यदि लगता है कि आयुक्त अपने कर्तव्य का संपादन करने में असमर्थ है, दुराचार करता है, आचरण सही नहीं है, प्रमाद का दोषी है, तो उसे भी शासन हटा सकता है, ठीक है। तो या तो 3/4 पार्षदों के द्वारा राज्य सरकार को भेजे, या राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, दुराचार कर रहा है, आचरण सही नहीं है, तब भी राज्य सरकार उसे हटा सकता है, शासन हटा सकता है। आयुक्त की शक्ति क्या होती है? तो देख लीजिए, आयुक्त की शक्ति, आयुक्त नगर निगम का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होता है। मुख्य कार्यपालिक
अधिकारी होता है नगर निगम का। ठीक है, यहाँ पर मैं CMO नहीं कह रहा हूँ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी कह रहा हूँ यहाँ पर। तो CEO होता है, CEO कौन? आयुक्त, नगर निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी। निगम के कार्यालय के सेवक तथा पदाधिकारियों को छोड़कर, निगम का जो कार्यालय रहता है ना, उसके सेवक और अधिकारियों को छोड़कर निगम के समस्त अन्य पदाधिकारी और सेवक उसके अधीन होते हैं। उससे निगम उसकी समिति में बोलने का, भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता, वोट देने का अधिकार नहीं होता, और कोई प्रस्ताव भी नहीं रख सकता वो। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य देखिए। अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्तियों, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो उपाध्यक्ष होंगे नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के केस में, और अध्यक्ष होंगे नगर निगम के केस में, के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अन्य के लिए रिकॉल की प्रक्रिया होती है। अन्य के लिए मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं उनके लिए रिकॉल की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब निर्वाचन संबंधी कुछ बात देख लेते हैं। जनता में देखिए, सम्मेलन में जनता को प्रवेश दिया जा सकता हो तो पहले भी मैंने बता दिया है। अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अगर उसके विवेक के अनुसार अगर ऐसा लगता है कि जनता को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए तो नहीं भी देता है वो। आगे देखिए, जमानत राशि और मतपत्र प्रारूप सभी के केस में, तीनों स्तर के केस में। तो निर्वाचन की जो साधारण प्रक्रिया होती है उसमें देखिए, सबसे पहले नामांकन पत्र जो भरा जाता है उसमें प्रस्तावक का एक हस्ताक्षर चाहिए होता है, प्रस्तावक का। तो महापौर के केस में नगर निगम के किसी भी मतदाता का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये क्या है? मतदाता है। ठीक है, मतदाता का हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्तावक के तौर पे। अध्यक्ष के केस में नगर पंचायत, नगर परिषद के किसी भी वार्ड के मतदाता का हस्ताक्षर होना चाहिए, और पार्षद के केस में वार्ड के एक मतदाता का हस्ताक्षर होना चाहिए, किसी भी वार्ड के एक मतदाता का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, उनके नामांकन पत्र में, इन सभी के नामांकन पत्र में। प्रतिभूति, जमानत राशि या निक्षेप, तो ये आपके जमानत राशि से प्रश्न नहीं आते हैं, जनरली परिवर्तित होते रहते हैं, और ये जो डेटा है शायद परिवर्तित हो चुका है, तो इसको आप ध्यान में ना रखें। जैसे अगर हम पार्षदों की बात करें तो पार्षदों के केस में अगर नगर पंचायत के पार्षद हैं उनके लिए 1000 रुपये जमानत राशि, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, और अगर नगर पालिका परिषद है उसके लिए 2000 रुपये जमानत राशि, और अगर नगर निगम के पार्षद हैं उनके लिए 3000 रुपये जमानत राशि के तौर पे आपको ध्यान में रखना है। ये डेटा आपको ध्यान में नहीं रखना, वैसे तो आप ध्यान में रखिए ही मत। जमानत राशि हो गया, वेतन हो गया, प्रश्न नहीं बनते जनरली। ठीक है, चलिए आखिरी स्लाइड। निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के लिए सूची तैयार करना। तो निर्वाचन लड़ने के लिए अभ्यर्थियों के नाम को वर्णाक्रम के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी में नहीं, ABCD में नहीं, देवनागरी नहीं मतलब क ख ग घ अ आ, इसमें सब। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, देवनागरी लिपि है ये। आगे देखिए, निर्वाचन के लिए प्रतीकों का आवंटन। प्रत्येक नामांकन करने वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रतीक आवंटित किए जाते हैं। एक व्यक्ति को 3 पसंद दिया जाता है, लेकिन एक ही प्रतीक के लिए अगर एक से अधिक व्यक्ति ने आवेदन किया है तो लॉट निकालकर निर्णय लिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी अलग खड़ा करेंगे, उनके लिए जो चुनाव चिन्ह है वो अलग से निर्वाचन आयोग नहीं आवंटित करेगा, क्योंकि उनके चुनाव चिन्ह ऑलरेडी फिक्स होते हैं। जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उसके लिए क्राइटेरिया होता है। मान्यता प्राप्त दल किसे कहते हैं, ये आपका काम है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए, मत पत्रों का प्रारूप। तो मत पत्रों का प्रारूप में पहले ध्यान रख लीजिए, देवनागरी लिपि में होता है, और नामों का जो क्रम होता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्रम में होता है। ठीक है, और आखिरी लाइन इसमें लिखी हुई है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम 1867 में रायपुर और बिलासपुर में नगर पालिका का गठन हुआ था। तो ये था कंप्लीट आपका नगर पालिका या नगरीय निकाय। तीनों स्तर देखे, जितनी बातें ज़रूरत थी सारी बातें हमने कवर कर लिया। पूरा सम्मेलन को लेकर, सारे पदाधिकारियों को लेकर, कैसे चुने जाते हैं, कैसे पद त्याग होता है, कैसे शपथ करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट इन काउंसिल, मेयर इन काउंसिल, ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारी बातें हमने देख ली है जो भी परीक्षा की दृष्टि से अंतिम समय में महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक, तो ये इसी पार्ट के अंतर्गत कवर हो गया। दूसरा पार्ट भी नगरीय निकाय का शेड्यूल था, लेकिन एक ही पार्ट में ये कवर कर लिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसका PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। कैसे अवेलेबल होगा तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। इसका PDF आपको आज़ाद CGPSC अकेडमी, आज़ाद CGPSC अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, माफ़ कीजिए, एप्लीकेशन पर मिलेगा। आज़ाद CGPSC अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आपको प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करेंगे, फ़ोन नंबर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको बैचेस नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा, बैच,
ठीक है। नीचे की तरफ बैचेस नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा, वहां पर जाइए आप, वहां पर आपको 01 बैच करके एक बैच दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है और रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है और वो रिक्वेस्ट को हम परमिट कर देते हैं, आप उस बैच के अंदर शामिल हो जाते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क है अभी, ठीक है। बहुत सारे वैसे पेड कोर्सेज भी हैं उसके अंतर्गत, आप चाहे तो फ्यूचर में आप वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको बाद में। फिलहाल आपको क्या करना है, पीडीएफ पाने के लिए आपको 01 बैचेस वाले सेक्शन में जाके इसमें जाकर आपको रिक्वेस्ट भेज देनी है। रिक्वेस्ट आ जाएगा हमारे पास, हम आपको परमिट कर देंगे, आप शामिल हो जाएंगे उसके अंतर्गत। और जब आप इसी बैच में जाएंगे, 01 बैच में जाएंगे, तो उसके टॉप पोर्शन में आप बहुत सारे सेक्शन देखेंगे, जिसमें से एक सेक्शन होगा स्टडी मटेरियल का। उस स्टडी मटेरियल में सारे पीडीएफ आपको दिखने लगेंगे, जो भी मेरी क्लासेस चल रही है उसकी, ठीक है। तो ये था पूरा आज की क्लास। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।